इंडियन एक्टर, इवन द डायरेक्टर और द प्ले राइट एंड द राइटर, बिल्कुल सही, महेश दत्तानी। बिल्कुल उस तरह के जैसे कि गिरीश कर्नाड है, उसी फ्रेम के राइटर महेश दत्तानी, जो कि इंडियन डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, प्ले राइटर से साथ राइटर। बहुत सारे फेमस वर्क की वजह से जाने जाते हैं। वैसे इनकी जो फेमस राइटिंग है वो आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द तारा और द ट्विंकल तारा। और भी इनकी कुछ राइटिंग है जो कि बहुत फेमस है, जैसे कि फाइनल सोल्यूशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग है और बहुत ही फेमस राइटिंग है। द डांस लाइक मैन, और भी जैसे ब्रेवली फॉट, द क्वीन, और ऐसी ऑन ए मग्गी नाइट इन मुंबई, और तारा, और 30 डेज इन सितंबर 2007। ठीक है, ये सब इनकी राइटिंग है। ये पहले ऐसे प्ले राइटर थे इंग्लिश में जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है, जो कि फर्स्ट प्ले राइट इन इंग्लिश में। एंड हिज प्लेज हैव बीन डायरेक्टेड बाय द एमिनेंट डायरेक्टर, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर ने इनकी प्लेज को जो है वो डायरेक्ट किया, जिसमें मूवी बनी है। जैसे अरविंद कौर का नाम सुना होगा, ऐसे ललित दुबे, ऐसे। तो इस तरह से जो राइटिंग है, और इवन जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके पर्सपेक्टिव किस तरह से जेंडर आइडेंटिटी जैसे कंसेप्ट, और इवन मेल शावनिज़्म, और एक तरह से इंडियन इंडियन राइटिंग का पूरा टच आपको इसमें देखने को मिलेगा। बहुत ही फेमस प्ले है द तारा। और जहाँ तक बात करते हैं इनकी राइटिंग की, इज राइटिंग बिकम इम्पॉर्टेंट व्हेन यू विश टू एक्सप्लोर दैट हाउ डीपली सर्टेन स्टीरियोटाइप राइटिंग जो है, और स्टीरियोटाइप पे इनके जो सेट्रिकल कमेंट होते थे, किस तरह से जो रूढ़िवादी सोच जो है समाज में वो चली आ रही है, उसके ऊपर इनका एक बहुत ही अलग ही एक परफेक्शन होता था। इसी की तरह एक और राइटिंग है, दैट इज़ द हार्ड नॉक्स ऑफ लव। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है इस तरह की राइटिंग एक और। तो आपको बस ये ध्यान रखना है। और किस तरह से इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। तो आज हम जिस वर्क को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द तारा। यहाँ से समरी की शुरुआत होगी। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे फ्लैशबैक सीन्स यूज़ हुए हैं इसमें। तो फ्लैशबैक सीन्स काफ़ी यूज़ हुए हैं। उसके बाद करंट स्टेटस में कहानी आती है। कहानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक स्ट्रीमलाइन वे में मूव कर रही हो, यानी एक वन टू वन जो है कहानी मूव कर रही हो, ऐसा नहीं है। करंट स्टेटस एंड देन फ्लैशबैक सीन, उसके बाद फिर प्रोपेलिंग सीन, इस तरह से कहानी जो है वो फाइनली मूव हो रही है। और दो जगह का सीन है, दैट इज़ द लंदन एंड द सेकेंड वन इज़ ऑफ इंडिया। तो स्टार्टिंग में जो हमें कैरेक्टर देखने को मिलेगा, दैट इज़ दी डेव, सॉरी डेन। ठीक है। और किस तरह से सीन जो है वो फ्लैशबैक में पहुंचेगा इंडिया में, फिर उसके बाद दोबारा वो लंदन में आता रहेगा सीन। तो इस तरह की चीज़ों को, यानी एक पैरेलल वे से कहानी को मूव करवाना, फिर उसको फ्लैशबैक की तरफ शिफ्ट करके, और इस तरह से हमें क्लाइमेक्स की तरफ मूव करना। तो हर जगह आपको ऐसा लगेगा कि कहानी बिल्कुल बिल्कुल कहानी बंधी हुई है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगने वाला कि आपको इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो डिसॉल्व हो रहा है। अगर समरी को अगर नॉर्मल अगर उस तरीके से किया जाए तो आपको सीक्वेंशियल लगेगी कहानी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहानी में काफ़ी ज़्यादा जो ब्रेक है, और जहाँ पे एक तरह से पॉज आता है वहाँ पे, और जहाँ पे एक प्रॉपर ब्रेक आ रहा है वहाँ पे कहानी एकदम से फ्लैशबैक सीन पे शिफ्ट होती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि कहानी को सही टाइम पे सही जगह से उठा के बिल्कुल फ्लैशबैक सीन्स में डाला गया है। तो ये इस कहानी की सबसे हट के बात है। और इवन द कैरेक्टर के माइंड के थ्रू जो है वो रीडर अलग अलग फ्रेम में यहाँ पहुँच रहा है। दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि वर्जीनिया वुल्फ का कंसेप्ट था। और ये साइकोलॉजी पैटर्न और साइकोलॉजिकल फ्रेम में इस राइटिंग को उतारा गया है। तो ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है 1900 के बाद, आफ्टर दैट विला आर्थर की राइटिंग के बाद, इस तरह का जो सिनेरियो है वो आया। इवन साइकोलॉजी 1870s 1860s 80s के टाइम पे उसने अपने पैर रख दिए थे। एंड लिटरेचर में काफ़ी इन्फ्लुएंस आया, जिसका स्टिल यहाँ पे महेश दत्तानी ने भी यूज़ किया, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस फ्रेम। यानी हम मेन जो है कैरेक्टर के माइंड के थ्रू जो है रीडर अलग अलग कैरेक्टर की तरफ मूव करेगा, और वो कहानी जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर के माइंड के थ्रू ही वो देखने वाला है। पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव पे डिज़ाइन की राइटिंग, दो एक्ट में चलेगी कहानी, जो कि पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव है, यानी एक्ट वन और एक्ट टू। तो यानी दो एक्ट की कहानी है। और जब एक्ट वन की शुरुआत होगी, और आपको देखना है किस तरह से कहानी मूव होने वाली है। जैसे ही ये जो प्ले ओपन होगा तो हमें सेंट्रल कैरेक्टर डेन दिखाया जाता है। यानी डेन जो है वो, और सीन कहाँ का है, लंदन का। तो यानी डेन जो बैठा हुआ है, और उसके बाद वो टाइप कर रहा है, और दैट ही इज़ राइटिंग द एक्सपीरियंस एंड ट्राइंग टू पुट इन पेपर।
एंड पुट इट ऑन पेपर, यानी वो पेपर पे अपने एक्सपीरियंस को लिख रहा है, यानी वो टाइप कर रहा है। देखो जैसे कि स्टार्टिंग सीन में जैसे प्ले ओपन होता है, द डेन इज बिजी टाइपिंग व्हेन द प्ले ओपन्स, वो बिजी हो रहा था, बहुत टाइप कर रहा होता है लगातार। एंड दैट ही लिव्स इन लंदन, तो दो चीज़ यहाँ बता दिया जाता है कि डेन जो है वो लंदन में है और वो टाइप कर रहा है और वो कुछ लिख रहा है। एंड द प्ले ही इज राइटिंग, वो एक प्ले को लिख रहा है, एक प्ले लिख रहा है वो, और उस प्ले का नाम क्या है, दैट इज ट्विंकल तारा। ठीक है, ट्विंकल यानी चमकती हुई, यानी ट्विंकल करती हुई जो है वो तारा, इट मीन द स्टार। और यही जो है बिल्कुल टाइटल में इस राइटिंग के, दैट इज द तारा। तो वो एक प्ले लिख रहा है डेन, एंड इज कम्पोज ऑफ हिस मेमोरीज, और उसने बता भी दिया है यहाँ पे स्टार्टिंग में कि वो जो डेन जो प्ले लिख रहा है, दैट इज द ट्विंकल तारा, वो उसकी मेमोरीज के ऊपर है, उसकी यादें, और बहुत सारी यादें उसके अंदर, उन यादों को वो उस पीस ऑफ पेपर पे टाइप कर रहा है। एंड दैट ही हैड ट्राइड डेस्परेटली टू सप्रेस, और उन सारी यादों को दबाने के लिए, देखो जो भी मेमोरीज होती हैं, बैड मेमोरीज हो या कोई ऐसी मेमोरीज जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो संभालना, तो उसका एग्जीक्यूशन क्या होता है कि दैट यू स्टार्ट राइटिंग दैट पीस ऑफ इमोशन ऑन पेपर, या फिर आप कहीं और निकाल रहे हो, तो वो स्टिल यहाँ पे दिखाया गया दैट एग्जीक्यूशन ऑफ द इमोशंस, और वो इमोशन को वो पीस ऑफ पेपर पे लिख रहा है। और इसका टाइटल रखा है सेंट ट्विंकल तारा, यानी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी यादें जो है वो भुला नहीं पा रहा है, इसीलिए उन सबको वो लिख रहा है। और यहाँ पे एक बात पता चल जाती है रीडर को, दैट हैविंग एन हैड ए ट्विन सिस्टर, कि उसकी एक ट्विन सिस्टर थी, यानी उसकी एक बहन थी, दैट इज़ तारा। तो यहाँ पे रीडर को क्लियर हो जाता है, यानी डेन की एक बहन थी जिसका नाम तारा था, हु वॉज इनसेपरेबल फ्रॉम हिम, और उसे उसे दूर करना बहुत मुश्किल था। एंड द टॉक्स ऑफ द फ्रीकिशनेस दैट ही इज़ अ फ्रीक, और एक लाइन यूज़ किया गया, यानी एक के अंदर एक और दो चीज़ आपस में चिपकी हुई थी। इन दिस लॉन्ग विच दिस सलिलक्यू, तो सलिलक्यू दिखता है, सलिलक्यू सिंपल होता है, जो मेन कैरेक्टर होगा वो ऑडियंस से अपने मोनोलॉग फॉर्मेट में, यानी अपनी दर्द की बातें जो है वो बता रहा होगा, सिर्फ वो ही बता रहा होगा और ऑडियंस को पता होगा, और सिर्फ जो है सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो बोल रहा होगा। तो इस तरह की चीज़ को हम मोनोलॉग कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दिस सलिलकी, जहाँ पे एक ही बोलता है स्टेज के ऊपर, क्योंकि पूरा स्टेज ओरिएंटेशन के ऊपर है, क्योंकि प्ले है और प्ले वो है जिसे स्टेज पे परफॉर्म किया जाए। तो ये पूरे प्ले को स्टेज पे परफॉर्म किया जा रहा है, और सलिलक्यू है यहाँ पे, जहाँ पे डीन जो है वो ऑडियंस से कनेक्ट हो रहा है और वो उन्हें बताना चाह रहा है, और उसने बताया डेन बाय द पास्ट इवेंट, कि कितना ज़्यादा उसे पेन फील हो रहा है अपनी, जब वो पास्ट को याद करता है। एंड इवन दैट ही हैव टू डू विद द ट्विन सिस्टर, क्योंकि उसकी एक बहन थी, जुड़वा बहन, जिसका नाम तारा। और ये दोनों कौन थे, मतलब जो बताया गया, दैट इज इज साइमीज ट्विंस। ठीक है, अभी साइमीज ट्विंस से ही क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब है क्या। देखो साइमीज ट्विंस का सिंपल मतलब होता है कॉन्जॉइंट ट्विंस, यानी दो ट्विन, यानी एक वूम के अंदर, यानी एक गर्भ के अंदर दो बच्चे, और दोनों जो हैं आपस में अटैच्ड होंगे, और उन दोनों को अलग किया जाता है। ठीक है, उन दोनों को अलग किया जाएगा, और दोनों उसके बाद मुश्किल होता है कि दोनों ही बचें, या कुछ तो दिक्कत होती है, या तो एक की डेथ हो जाती है, या दोनों की हो जाती है, मदर पे खतरा आ जाता है, या फिर दोनों बच जाते हैं। बट स्टिल ये जो वूम था ये बहुत ही अलग था, और ये जो साइमिस ट्विंस थे ये बिल्कुल अलग थे, क्योंकि यहाँ पे दो बॉडी थी एक पेट के अंदर, एक तो दैट इज़ द मेल जो डेन है, और दूसरी जो फीमेल है दैट इज़ द तारा। और इन दोनों के तीन लेग थे, यानी यानी दो बॉडी पे तीन पैर। ठीक है, ये जो तीन पैर थे, और इसमें जो तीसरा जो पैर था, इट मीन द थर्ड लेग, और ये जो तीसरा पैर है इसमें ज़्यादा फ्लैश और ब्लड जो है वो तारा का था। ठीक है, पर ये सर्जरी के थ्रू किसको दे दिया जाता है, डेन को। दैट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द पेट्रियार्की डोमिनेंस और द मेल डोमिनेशन। ठीक है, इसलिए जेंडर आइडेंटिटी जैसा कंसेप्ट यहाँ पे उठता है इस राइटिंग में। तो बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट में लिखा गया। एक और राइटिंग है द सेम, दैट इज़ द हार्ड नॉक्स ऑफ लव, अगर आप सर्च करोगे तो आपको एक और राइटिंग मिलेगी सेम इसी तरह की, उसकी भी स्टार्टिंग है, दैट इज़ अगेन इंस्पायर्ड बाय द तारा। ठीक है, तो अब ये याद रखना है आपको, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी डीन लंदन में है, वो टाइप कर रहा है, वो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है अपने इमोशंस को, और वो बताता है कि वो एक नहीं था वो दो था, पेट के अंदर वो दो थे, और उन दोनों में यानी एक साइमिस ट्विंस थे वो। और तारा, जैसे रीडर को शुरू में ही पता चल जाता है कि तारा में भी तारा है कि नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ बताया गया, अभी तो नहीं बताया गया, स्टिल मैंने आपको पहले बता दिया कि उनके तीन पैर होते हैं, पर वो कहानी में आगे आएगा।
तो अभी आपको यहाँ तक तो पता चल गया फाइनली डीन और तारा ये दोनों दोनों जो है वो ब्रदर एंड सिस्टर है और दोनों ट्विन थे। कंजॉइंट ट्विन्स थे जिसे कहा जाता है साइमस ट्विन्स, यानी जिनको अलग किया जाता है और सर्जरी बहुत मुश्किल होती है और उसके बाद बचते हैं नहीं बचते या कुछ कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक एक्ट नंबर 1 है। कहानी में काफ़ी फ्लैशबैक सीन्स है, इस तरह से ये पूरा एक्शन जो है वो मुंबई शिफ्ट होता है और एक तरफ इंडिया के मुंबई का सीन है और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो इंग्लैंड का लंदन का सीन है। ठीक है, तो डेन एंड द चंदन दोनों सेम ही है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है डेन और चंदन ये दोनों सेम है। इंडिया में उसका नाम चंदन है, अब उसने नाम अपना बदल के क्या कर लिया है, डेन। और वो अब लंदन में वो अपनी नॉस्टैल्जिक हो रहा है, पूरे फ्लैशबैक सीन्स को जो है वो कहानी जिस तरह से फ्लैशबैक सीन में जा रही है तो इसके थ्रू रीडर जो है वो डेन के माइंड के थ्रू, यानी एक तरह से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू जो है उनको सब कुछ पता चल रहा है कि क्या हुआ कैरेक्टर के साथ एंड ऑल्सो अबाउट दिस स्टोरी। अब इस कहानी में जब आगे मूव करेंगे इस प्ले में हम, तो भारती है ना, भारती इंट्रोड्यूस होगी यहाँ पे। तो एक कैरेक्टर है दैट इज़ द भारती। भारती है कौन, यानी तारा और चंदन। वो जो सियामिस ट्विन्स थे उनमें एक का नाम तारा यानी द फीमेल, जिसके नाम पे ये पूरी जो प्ले है इसका नाम रखा हुआ है दैट इज़ द तारा। और दूसरी तरफ हमारे पास चंदन, यानी जो स्टार्टिंग में टाइप कर रहा है वो एक पूरी कहानी को, और ये जो चंदन है ये डेन है। तो यानी भारती पे शिफ्ट होगी और उसके बाद भारती अश्विनी सर मॉर्निंग पूजा। अब जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ की द मिसेस डैलोवे द सेम थीम दैट यू कैन फाइंड हियर। तो यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होगा, भारती को दिखाया जा रहा है इस पूरे प्ले में जो कि सुबह की पूजा कर रही है और पटेल जो है वो वर्क के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे पता चल जाता है रीडर को, यानी हम सभी को, कि तारा और चंदन की जो फादर एंड मदर है, यानी फादर का नाम क्या है, दैट इज़ द पटेल। ठीक है, और मदर का नाम यहाँ पे क्या है, भारती। तो यहाँ पे जो पटेल है दैट बिलोंग्स टू द गुजरात और जो भारती है हमारे पास वो दैट बिलोंग्स टू कर्नाटका। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग उसके हैं, बेसिकली इज़ अ लव मैरिज। तो यहाँ पे इन दत्तानीज प्ले, अब दत्तानी की प्ले की जब बात करते हैं दैट मैन गो टू वर्क एंड द वुमेन सेफ गार्ड एंड इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेडिशन एंड द रिचुअल्स। यानी एक तरह का स्टीरियोटाइप एसेंस है और यही स्टीरियोटाइप जो है आपको ध्यान रखना है इन केस अगर क्वेश्चन आए रिगार्डिंग टू द स्टीरियोटाइप एसेंस और स्टीरियोटाइप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए तो वही जो रूढ़िवाद सोच होती है कि यानी द फीमेल है वो विद इन द फोर वॉल्स वो काम करेगी यानी घर के काम करेगा, द मेल है वो बाहर के काम हैंडल करेगा। तो इस तरह से ये जो लाइन दैट मेक्स द राइटिंग और दैट मेक्स द प्ले एज अ स्टीरियोटाइप और द स्टीरियोटिपिकल राइटिंग, दत्तानी की प्ले में अक्सर ये देखने को मिलता था। देयर इज अ कन्फ्लिक्शन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ और दोनों के बीच में कन्फ्लिक्शन दिखाया जा रहा है रिगार्डिंग टू ताराज डाइट और दी हेल्थ। तारा की हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है इसमें कौन, यानी हमारे पास भारती। भारती के जो फादर हैं दैट इज़ ए पॉलिटिशियन, बहुत पावरफुल लोग हैं। और तारा को लेके यानी तारा किस तरह से फ्रेजाइल कमज़ोर हो जाती है क्योंकि वो जो थर्ड लेग है वो चंदन को दिया जाता है, बाद में वो ख़राब हो जाता है। तो वो जो थर्ड लेग है वो दैट बिलोंग्स टू तारा, वो तारा को बिलोंग करता था पर वो दे किसको दिया, चंदन को। ना वो चंदन के काम आया ना ही वो तारा के काम आया। तो ये जो कंसेप्ट है ये एक और राइटिंग में जो मैंने आपको बताया दैट इज़ द हार्ड नॉक्स ऑफ लव एंड द राइटर इज़ अजितेज अन। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसे गूगल करके। तो यहाँ पे जो तारा है रिगार्डिंग टू द ताराज डाइट एंड द चिल्ड्रन हैव हेल्थ प्रॉब्लम। तो पटेल और जो साथ ही साथ जो भारती है वो सीन में दिखाए गए हैं कि तारा की हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फील हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा केयर करें। ज़्यादा केयर जो है वो भारती करती है जबकि पटेल ना के बराबर करता है, यानी एक तरह से नॉर्मली बस वो चंदन की तरफ काफ़ी ध्यान देता है। तो यहाँ पे इस जेंडर स्टीरियोटाइप का कंसेप्ट देखा गया और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो है किस तरह से पंगे होते रहते हैं आपस में, दैट मेक्स द राइटिंग एज मेलोड्रामेटिक राइटिंग। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द मेलोड्रामा। तो मेलोड्रामा के बेस पे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेलोड्रामा के ऊपर एक जो ब्लैंक एक स्लाइड है उसमें मैं आपको समझा दूंगा मेलोड्रामा है क्या। वैसे एक थिएट्रिकल वर्क है और इस मेलोड्रामा में जो है एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एग्ज़ैगरेट किया जाता है, यानी कुछ सीन्स को काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ैगरेट किया जाएगा ताकि इमोशनल रिस्पॉन्स जो है ऑडियंस की तरफ से ज़्यादा खींचा जा सके। तो कोई पर्टिकुलर जो सीन है उसमें इमोशनल स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ा दिया जाता है ताकि ऑडियंस जो है उसको लेके काफ़ी फ़ील करे इमोशनली वाइज़।
तो यूजुअली इन मेलोड्रामा जो कैरेक्टर जो होते हैं दैट ओवरले द इमोशनल बिहेवियर, उसमें इमोशनल बिहेवियर को ज़्यादा होता है, दिखाया जाता है। द इवेंट्स आर एक्सट्रीमली सेंसेशनलाइज्ड। इवेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेंसेशनलाइज किया जाता है, एंड द क्रिएटिंग द काइंड ऑफ द आउटलैंडिश एंड द अनरियलिस्टिक। तो कई बार सीन ऐसा लगता है कि दैट इज़ अनरियलिस्टिक है, पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा और इमोशनल बेस के ऊपर किसी राइटिंग को डिज़ाइन करना, ताकि ऑडियंस की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को कैप्चर किया जा सके, दैट इज़ कॉल्ड मेलोड्रामा। तो यहाँ पे पूरे सीन में मेलोड्रामा दिखाया, दैट हस्बैंड वाइफ एंड रिगार्डिंग टू द तारा। तो मेलोड्रामेटिक राइटिंग भी है ये। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि दैट एक्सप्लोर द तानिश तारा ऑन द बेसिस ऑफ द मेलोड्रामेटिक राइटिंग, इस तरह के क्वेश्चन। फिर जब आगे मूव करते हैं इस कहानी में, तो एक और कैरेक्टर आती है, दैट इज़ द रूपा। अब रूपा कौन है? रूपा फ्रेंड है किसकी? यानी तारा की। तो वो आती थी यहाँ पे घर पे और तारा से मिलने के लिए, क्योंकि तारा जो है वो फ्रिजाइल थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, और इसीलिए वो जो है वो बाहर खेलने नहीं जाती थी। तो उसका कोई फ्रेंड नहीं था, तो इसीलिए रूपा उससे मिलने आती थी। और भारती जो है यहाँ पे वो रूपा को लालच देती थी कि एक अलग-अलग खिलौने और अलग तरह से ब्राइब करती थी, ताकि वो ज़्यादा टाइम जो है वो तारा के साथ जो है वो बिताए। और कई बारी जो है वो रूपा को धमका भी देती थी कि इस तरह की बात जो है वो तारा से नहीं करनी। As the Tara explains to Rupa about the conversation between father and son, यहाँ पे तारा जो है वो रूपा को बताती है फादर एंड सन के रिगार्डिंग कुछ बातें। तो बोलती है द मैन इन द हाउस वर दे डिसाइडिंग ऑन द वेदर दे वर गोइंग टू गो हंटिंग एंड व्हाइल द वुमेन लुक्ड आफ्टर द केव। यानी बात वो तो किस तरह से ये दिखाया गया था, मेल डोमिनेंस एंड ऑल्सो द स्टीरियोटाइप थिंकिंग। तो ये लाइन आप याद कर सकते हो कि जो मर्द होते हैं वो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, और जो वुमेन होती है वो घर के काम करेगी। दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू द बिब्लिकल कंसेप्ट, और बाइबल से भी लिया गया है। अगर एडम एंड ईव का अगर आपको पता हो कहानी, तो किस तरह से ईव जो है वो ईडन गार्डन को देखती थी और एडम जो है वो बाहर जाता, दैट वन इज कनेक्टेड टू द बाइबल। तो उसके बाद जो है चंदन सीम्स टू हैव द डिफरेंट प्लान, और चंदन के लिए एक अलग प्लान बना रखा था उनके जो बेसिकली पटेल ने और उसके फैमिली ने। और जबकि चंदन का कुछ डिफरेंट प्लान था, वो राइटर बनना चाहता था। वहीं पे तारा जो है एज अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड द ब्यूटीफुल, ये तीनों चीज़ उसके अंदर, इन तीनों चीज़ की कमी थी। द लैक ऑफ ऑल दीज थ्री, इट मीन द स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड द ब्यूटीफुल, और यही तीनों चीज़ उसके कहीं ना कहीं डिज़ायर भी थी। तो इस तरह से दो राइटिंग ये डिज़ायर कॉन्शियसनेस पे भी मूव करती है कि दोनों का अल्टीमेट डिज़ायर क्या है। चंदन का डिज़ायर टू बिकम अ राइटर, पर वो बन नहीं रहा है, क्योंकि उसके फादर चाहते हैं कि वो एक तरह का बिजनेस टाइकून बने, बिजनेसमैन बने। और वहीं पे तारा जो है उसको स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, जबकि तारा जो है फ्रिजाइल बहुत कमज़ोर है। एंड वी आर मेड टू अंडरस्टैंड दैट द भारती मेंटल हेल्थ दैट द पटेल इज़ वरीड अबाउट। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पे दिखाया गया कि पटेल जो है, यानी जो भारती का जो हस्बैंड है, वो काफ़ी चिंता में होता है कि भारती का जो मेंटल स्टेटस है वो सही नहीं होता। देयर इज़ अ ब्रेक इन द एक्शन। अब इस एक्शन में पूरे ब्रेक होते हैं। मैंने बताया था कई सारे पॉजेस प्लॉजिव ये सब यूज़ किए गए, और बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक सीन्स को डाला गया है। तो इसलिए डिसओरिएंटेड और डिससीक्वेंशियल फॉर्म में, एक प्रॉपर सीक्वेंशियल फॉर्म नहीं है इस राइटिंग में। तो कहीं कहीं पे जो है पॉजेज आ रहे हैं, कहीं कहीं पे ब्रेक आ रहे हैं, जिसके थ्रू फ्लैशबैक सीन्स को लेके आया जा रहा है। And we go back to the Dane, who is the presumably the remembering all this the witness, and he decided to get back on the essential। अब यहाँ पे डेन को दिखाया गया कि किस तरह से वो बाकी सब चीज़ को मैनेज कर रहा है। तो यानी इस वाली स्लाइड में आपको बस ये बातें क्लियर होगी किस तरह से मुंबई में सीन चल रहा है, और फ्लैशबैक सीन पे जो है वो मुंबई की तरफ शिफ्ट हो गए, और मुंबई में जो है वो इस डेन का नाम जो है वो चंदन है। और ये नाम को बदलना, दिस इज़ ऑल्सो द कंसेप्ट। यहाँ पे किस तरह से नाम को बदल के जो है हिस्ट्री को अपने आप से दूर किया जा सकता है। तो ये एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग और एक तरह से अपने इमोशन को एग्जीक्यूट करने के लिए और अपने आप को हिस्ट्री से काटने के लिए जो है नेम को यहाँ पे बदला गया है। दैट इज़ चंदन, वो चंदन ही किस में बदल गया? डेन में। बट स्टिल उसके बाद भी जो है वो रिपेंटेंस की फीलिंग कम नहीं हुई। इसके लिए एग्जीक्यूशन इमोशन को एक प्रॉपर वेंट देने के लिए उसने लिखना शुरू किया, और ये प्रॉपर वेंट जो है लिखते हुए उसने अपना नाम बेशक जो है वो डेन लिखा है, बट स्टिल उसे पता है कि दैट ही इज़ द चंदन। और उसके बाद ये एग्जीक्यूशन करना ज़रूरी था। इसी एग्जीक्यूशन यानी इमोशन वेंट के थ्रू ये जो राइटिंग है वो हम सब देख रहे हैं, इवन द रीडर एंड द ऑडियंसेस। Tara, as he wants to focus that we are told that the nature had not been fair to either of them। अच्छा, डेन लिख रहा है कि हमें बताया गया था नेचर ने हम दोनों में से किसी का साथ नहीं दिया, क्योंकि 3 legs on the 2 body, that is the Siamese twins।
और बताया गया दैट कि किस तरह से जो थिंक टैंकर्स थे, इवन जो डॉक्टर्स वगैरह थे, वो क्या सोच रहे थे दैट टू प्रिजर्व इन द फॉर्मेलिन फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू स्टडी। यानी इस वूम को जो है एक फॉर्मेलिन इज अ सॉल्यूशन जिसमें फ्लैश को रखा जाता है ताकि वो सही तरह से रहे, सेल्स उसमें एक्टिव रहते हैं, तो उसमें रख के ताकि आने वाली जनरेशन को इसमें बता सके। द डेन डिसाइड्स टू बिगिन। अब डेन ने यहाँ पे एक डॉक्टर ठक्कर के बारे में बताया। दिस इज़ द डॉक्टर जिसने ऑपरेशन को परफॉर्म किया था और दोनों को अलग किया, और किस तरह से जो थर्ड लेग है वो डेन को दे दिया, इट मीन चंदन को दिया। तो रीडर को यहाँ पे डॉक्टर ठक्कर के बारे में पता चलता है एज एन इंटरव्यू, और इंटरव्यूअर की तरह उसमें राइटिंग में लिखा गया है, यानी जो डेन लिख रहा है साथ ही साथ किताब को, दैट ही टॉक्स ऑफ हैविंग हैड टू ऑपरेट देम व्हेन दे वर 3 मंथ्स ओल्ड। व्हेन ही टॉक्स ऑफ वो बीइंग ऑफ द डिफरेंट सेक्सेस, यानी 3 मंथ के टाइम पे जो है वो दैट इज सेक्स डिफाइन हो जाता है अबाउट द वूम के दैट मेल एंड द फीमेल। तो 3 महीने बाद बताया गया था, और उस टाइम बताया गया दैट अ फ्रीक एमंग द फ्रीक्स। यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। फ्रीक मीन्स बहुत ही अलग, जो कि एक डिफरेंट हो, एक सम, और जिसके साथ बहुत ही अटैचमेंट हो, एक सबसे अलग कंसेप्ट। और बाकी कंसेप्ट भी अलग ही हैं, पर उसमें से दिस इज़ द डिफरेंट वन। तो यानी एक ये बहुत ही एक सेट्रिकल लाइन है कि जो भी हम जन्म लेते हैं हम सारे ये दैट वी ऑल आर द फ्रीक्स, कि यहाँ पे कोई पर्पस नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में। दैट इज़ अ फिलोसफिकल लाइन कि हम इस पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं करने आए हैं। तो इस तरह से ये राइटिंग जो है इसको एक तरह से एलिनेशन कंसेप्ट यानी 1970s और 80s की राइटिंग में लेके जाती है। तो यही बताया गया दैट अ फ्रीक अमंग द फ्रीक्स। तो किस तरह से बाकियों का भी कोई पर्पस नहीं था, और उन पर्पस में से विदाउट एनी पर्पस जो है वो हम थे। इट मीन यहाँ पे फ्रीक जो है वो सिमेस ट्विन्स यानी वूम के बारे में बताया जा रहा है। फिर इसी के बाद ये कहानी में दिस इज द क्यू फॉर द एक्शन टू मूव बैक टू द लोएस्ट लेवल, एंड वी सी द तारा बीइंग आस्क्ड टू एग्जिबिट द आर्टिफिशियल लेग। अब तारा को बोला जा रहा है किस तरह से उसे आर्टिफिशियल लेग को अपने एग्जिबिट करना है, यानी उसको हटाना है। इन शोइंग द डायलॉग, अब यहाँ पे डायलॉग का सीन है बिटवीन द चंदन, इट मीन द डेन, और उसके साथ साथ जो है भारती के साथ, इट मीन द मदर ऑफ द चंदन। अब यहाँ पे क्या है, द चंदन फ्यूजेस ओवर द तारा, भारती सॉरी फ्यूजेस ओवर द तारा, यानी भारती का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया गया है तारा के रिगार्डिंग। एंड रिसेंट दैट शी सीज एज अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन हर फादर टूवर्ड्स हर। और भारती कहीं ना कहीं ये बताना चाह रही है कि इसको चंदन को और तारा को भी कि उसके फादर का इंटरेस्ट उसके ऊपर उतना नहीं है। एंड वन ऑफ द गर्ल्स who inspected the तारा's leg turns out to be रूपा। और सिर्फ वहाँ एक को पता था तारा की लेग के बारे में, वो था रूपा, क्योंकि रूपा ही मिलने आती थी। और तो यहाँ पे रूपा का री एंट्रेंस होता है ऑन स्टेज, एंड वी लर्न दैट द पटेल एंड द भारती बिलोंग टू द डिफरेंट स्टेट्स। और यहाँ पे रीडर को पहली बारी पता चलता है कि पटेल और भारती जो है वो अलग अलग स्टेट से थे, जहाँ पटेल जो है वो गुजराती था और जो भारती है वो कर्नाटका की थी। दी भारती ब्राइबिंग द रूपा टू बी ए फ्रेंडली विद तारा, जैसे बताया मैंने कि भारती जो है वो रूपा को बार बार ही ब्राइब करती थी ताकि वो तारा के साथ ज़्यादा खेले। एंड रूपा रन ऑफ टू टेल द फ्रेंड, और जो रूपा है वो बाहर जाके बोलती थी दैट द भारती इज नेचर इज ऑड वन, कि जो भारती का जो नेचर है वो अजीब है। एंड वी फ्लिक टू डॉक्टर ठक्कर, उसके बाद दोबारा सीन डॉक्टर ठक्कर की तरफ शिफ्ट होता है। एंड दैट कट्स द पटेल हियरिंग दैट द फोन दैट इट ऑन हैज़ बीन फाउंड फॉर द तारास किडनी ट्रांसप्लांट। अब यहाँ पे एक बात और पता चलती है कि तारा की जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट होने जा रहा है, यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन होने जा रही है तारा की। तो यानी तारा की किडनी जो है वो सही नहीं है। ऐसा ऐसे भी हो सकता है अगर हम मेडिकल टर्म में देखते हैं कि जैसे थर्ड लेग को हटा दिया तो टिश्यू है, और टिश्यू आपस में एक तरह के सिग्नल प्लेस करते हैं, तो इस तरह से जो है बाकी ऑर्गन का फेलियर होना शुरू हो जाता है। तो वो जो ऑर्गन फेलियर है वो किडनी जो है वो फेल होना शुरू हो गया। अगर वो थर्ड लेग तारा को दे देते, अगर वहाँ मेल ओरिएंटेशन नहीं होता, एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग नहीं होती, तो ये बिल्कुल सही रहते दोनों। बट स्टिल पावर और मेल ओरिएंटेशन के थ्रू, यानी पावर क्योंकि भारती के फादर जो पॉलिटिशियन है उसके कहने पर जो डॉक्टर ठक्कर है उसने ये काम किया। तो यानी अब यहाँ पे किडनी का इशू दिखाया गया और दोबारा सीन प्रेजेंट पे फोकस होता है, और उस प्रेजेंट सीन में दिखाया गया किस तरह से तारा का किडनी ट्रांसप्लांटेशन होने जा रहा है। एंड इट टर्न्स दी भारती सॉरी वांट्स टू डोनेट हर ओन किडनी, और भारती ने यहाँ पे बोला कि वो अपनी किडनी को जो है वो डोनेट करेगी। तो यहाँ पे जो रीडर का इंटेंशन देखा जा रहा है कि रीडर पूरी तरह से इंक्लाइन है, दिस इज कॉल्ड द राइजिंग एक्शन। अब ये राइजिंग एक्शन पे कहानी मूव कर रही है, तो प्रॉपर इंक्लिनेशन देखने को मिल रहा है भारती की साइड, यानी जो भी रीडर है वो भारती की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि डार्क हिस्ट्री नहीं पता है अभी इसके पीछे। तो एक तरह का पूरा सस्पेंस बना रखा है और पूरा यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है रीडर को और ऑडियंसेस को
कि सीन से कहीं बाहर ना जाए वो। पर पटेल जो है वो डजंट अप्रूव ऑफ इट, पर पटेल अप्रूव नहीं कर रहा है कि किडनी जो है वो भारती दे। तो क्योंकि भारती का इससे इससे हालत ख़राब हो सकती है, दैट बी अ रिस्क। पर स्टिल भारती जो है वो काफ़ी कोशिश कर रही है कि वो ही किडनी देगी किसको, तारा को। देखो, वी सी द हस्बैंड एंड द वाइफ क्वारल, तो कई जगह हमें हस्बैंड एंड वाइफ क्वारल देखने को मिल रहा है इस राइटिंग में, जो कि इस राइटिंग को किस फॉर्म में डाल देती है, मेलो ड्रामा में। तो मेलो ड्रामेटिक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। And the husband says bitterly that her father's money was always Bharti's strength against him. यहाँ से एक बात तो रीडर को क्लियर हो जाती है कि एग्जैक्ट कि भारती के जो फादर हैं वो पॉलिटिशियन और बहुत पावरफुल हैं। ये पटेल ने भी यहाँ पे कन्फेस किया है, यहाँ बात सामने रखी है कि सही बात है कि भारती की पावर हमेशा जो है, भारती की बात हमेशा इसलिए मानी जाती है क्योंकि उसकी पावर जो उसके फादर है, तो उसके फादर की तरफ से काफ़ी पॉलिटिकल पावर उसके पास है, इसीलिए वो ही स्ट्रेंथ है जो कि भारती के पीछे जो है वो काम कर रही है। और भारती अगर गलत भी हो तो भी वो सही माना जाता है। तो व्हेन द पटेल ट्राइज टू फोर्स द भारती टू सी द साइकेट्रिस्ट, अब पटेल ने फिर बोला भारती को कि साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, यू विल हैव टू ओबे मी एंड इट्स माई टर्न नाउ, दैट ही सेज। अब फिर यहाँ पे एक लाइन जो कि एक डार्क हिस्ट्री की तरफ फोकस करवाती है रीडर को, कि यहाँ पे पटेल की एक लाइन है, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मैंने बहुत तुम्हारी बातें सुन ली है, अब मेरी बारी है। तो यानी ऐसा लगता है रीडर को कोई कहानी पीछे चली थी, कोई एक डार्क हिस्ट्री, और वो डार्क हिस्ट्री में आपको ऑलरेडी ब्लैक हिस्ट्री जो है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस तरह से ये साइमिस ट्विंस थे, और जो थर्ड लेग है वो था तो वैसे तारा का, पर उसे एज एन भारती के फादर के कहने पर उसे चंदन को दे दिया गया। दिस इज़ द डार्क हिस्ट्री। तो भारती थ्रेटन्स टू रिवील समथिंग टू तारा, भारती के लिए मैं कुछ बताना चाहूँगी तारा को। पटेल कहता है नहीं, ये मैं बताऊँगा और अपनी तरफ से बताऊँगा, अपने डायरेक्शन से बताऊँगा, तुम नहीं बताओगी। एंड दिस मेक्स द मेलो ड्रामा, दोबारा से सीन कैप्चर किया जा रहा है ऑडियंस का, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्जैगरेशन हो रहा है यहाँ पे इमोशनल बैंड का। Then soon afterwards that we see the Bharti with the children and she tells the Chandan that the Patel doesn't care so much for Tara. अब ये सीन दोबारा दिखता है कि भारती सीन में होती है और उसमें दिखाया जाता है कि चंदन को कहीं ना कहीं भारती इंडिकेट कर रही होती है कि तुम्हारे फादर को कोई लेना देना नहीं है तारा से, और वो तारा की तरफ उतने ज़्यादा इंटेंशनली इंक्लाइन भी नहीं है। एंड इवन थोट दैट देयर ग्रैंडफादर हैड लेफ्ट देम मनी, और ये भी बोला कि बेशक तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारे लिए इतना पैसा छोड़ा है, पर स्टिल उनका उनको ज़्यादा ख्याल तुम्हारा है ना कि तुम्हारी बहन का। तो तारा वुड नीड अ करियर एंड टू रिटेन हर ऑन सेल्फ एस्टीम, और वहीं पे भारती को ऐसा लग रहा है देखने में कि पूरा इंटेंशन उसका तारा की तरफ है, और वो बार बार ही तारा को लेके फील कर रही है। और ये फीलिंग नहीं है, दिस इज अगेन द रिपेंटेंस, कहीं ना कहीं वो पछतावा है, क्योंकि भारती के कहने पर ही और भारती के फादर के कहने पर ही वो जो थर्ड लेग है वो जो है वो चंदन को दिया गया। और ये जो रिपेंट की फीलिंग है, ये रिपेंटेंस की जो थीम है जो पीछे एज एन बैकग्राउंड एक स्पाइन की तरह इस पूरे प्ले में मूव कर रही है, वही चीज़ जो है वो बार बार ही भारती को इंक्लाइन कर रही है टुवर्ड्स तारा। एंड शी हैड ट्राई टू प्रिवेंट द रूपा फ्रॉम सेइंग दिस समथिंग टू तारा, और उसने रूपा को भी मना किया कि तुम्हें जो है तारा को नहीं कहना, एंड कुछ नहीं कहना है, ठीक है, कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं सिखानी। क्योंकि ये कब बोली गई कि दैट इट टर्न्स इट वाज पॉपुलर बिलीफ, कि उस समय एक बात ये फैली गई थी कि पटेल्स जो हैं उनके पास मिल्क बहुत ज़्यादा होता है, गुजराती लोग हैं तो मारवाड़ी लोग हैं, बहुत ज़्यादा मिल्क होता है, तो ये लोग जो हैं अपने यहाँ जो बेटी इनकी होती है उसे ये दूध में उबाल देते हैं, यानी दूध में डुबा के मार देते हैं। ये लाइन वो बोलने जा रही थी, कौन, यानी रूपा। तो इसीलिए मना कर दिया भारती ने कि इस तरह की लाइन जो है वो तुम्हें तारा को नहीं बतानी। एंड द भारती हर्सेल्फ सीम्स टू हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर द तारा, भारती कह रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है तारा के साथ, क्योंकि भारती की लाइन है एक, दैट लव कैन मेक अप फॉर ए लॉट, प्यार बना ही इसी के लिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जा सके और किया जा सके। एंड ड्यूरिंग द भारती हैज़ बिन नेटिंग अ स्वेटर फॉर तारा, और भारती यहाँ पे सीन में दिखा रखा है कि तारा के लिए स्वेटर भी बुन रही है वो। और चंदन बताते हैं कि एक जो है आपकी वो ड्रॉप होगी, एक स्टिच यानी एक कढ़ाई जो है वो नीचे रहेगी, उसको उठाना, एक कुंडी नीचे रहेगी, जैसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि इसको ऊपर करना है, यानी इसमें कुछ फॉल्ट पकड़ लिया चंदन ने।
तो पटेल उसी टाइम पे आ जाता है जब चंदन को दिखता है कि वो अपनी माँ की हेल्प कर रहा है और इस काम में, तो जेंडर आइडेंटिटी का दोबारा कंसेप्ट उड़ जाता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है कौन, यानी पटेल। पटेल चाहता है कि चंदन जो है एज़ एन बिज़नेस करे, कोई मेल ओरिएंटेड उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो, ना कि वो इस तरह के फीमेल वाले काम में जो है हाथ बटाए। तो इसके रिगार्डिंग वो डाँटने लग जाता है किसको, यानी वो भारती को डाँटने लग जाता है कि तुमने चंदन को भी ख़राब कर दिया और ऐसे-ऐसे कामों में तुम उससे करवा रहे हो। जबकि मेरा प्लान ये है कि चंदन को बाहर भेजने का और उसे अब्रॉड भेजने का और वहाँ पे वो फर्दर स्टडी करे। एंड ही एक्यूजेस हिज वाइफ दैट ही हैज़ टेकन ओवर द तारा कंप्लीटली एंड डिलिबरेटली। उसके बाद अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम तारा का ही ध्यान रखो, उसके लिए तुम बनी हो बस, चंदन को मत बिगाड़ो। ठीक है। एंड द एक्ट एंड्स विद द तारा दैट हु इज अ बोन ऑफ कंटेंशन द फॉलिंग इनटू अ डेड फेंट। और इसी सीन में दिखाया गया है कि जिस तारा को लेके आपस में लड़ रहे हैं वो मेलोड्रामा है, बारबरी मैं आपको बता चुका हूँ। और इसी टाइम पे जो है वो तारा फेंट हो जाती है, यानी बेहोश हो जाती है। Now you must have written the gender identity का concept है यहाँ पे, and it does seem to quite important in his play, और इस play में बहुत important role है। देखो, there is a particular difference between gender and the sex. Sex means the biological, को हम पैदा कैसे होते हैं, that is our sex. It means that male or the female. मेल और फीमेल एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। तो जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है जैसे भगवान हमें बनाते हैं, तो मेल दैट होल्ड्स द पेनिस एंड द फीमेल फॉर द वजाइना, दिस इज द मेल एंड द फीमेल, और इसी को सेक्स बोला जाता है। बट जेंडर इज अ डिफरेंट थिंग। जेंडर का सिंपल मतलब होता है द रोल इन ए सोसाइटी, कि समाज में किस तरह का रोल प्ले प्ले कर रहा है। मान लो किसी का सेक्स मेल है और वो फीमेल के काम कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, बाय सेक्स दैट द पर्सन इज़ अ मेल, एंड बाय वर्क दैट, और जेंडर हम बोलेंगे इज़ अ फीमेल। तो मेल हो सकता है पर उसका काम अगर वो लड़कियों वाले कर रहे हैं तो जेंडर क्या हो जाएगी इसकी, फीमेल। तो जेंडर बायोलॉजिकल टर्म नहीं है, जबकि सेक्स जो है बायोलॉजिकल टर्म है। तो यहाँ पे जेंडर कंसेप्ट को बताया गया। चंदन बेसिकली इज़ अ मेल, पर फिर भी अब वो काम ऐसे कर रहा है तो जेंडर हम वहाँ पे फीमेल की तरफ, इसीलिए कहीं ना कहीं जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो है इस राइटिंग में वो एक अलग रोल प्ले कर रही है। द रोल्स ऑफ द पटेल सीम टू एज्यूम द नेचुरल टू द मेल्स, के मेल को किस तरह का रोल प्ले करना है, फीमेल को किस तरह का रोल प्ले करना है। दिस इज द जेंडर कंसेप्ट जो इसमें दिखाया गया है। एंड यू ऑल्सो नोटेड द रिलेशनशिप बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ दैट मेक्स द राइटिंग अगेंस्ट द मेलोड्रामा, जो मेलोड्रामेटिक फेज में इस राइटिंग को बदल देती है। तो ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। एंड द प्राइज इज टू वॉन एंड यू कैन सी द फेमिलियर द तानी के ड्रामेटिक कंसर्न बहुत ज़्यादा है। ड्रामा को बिल्कुल एज एन एग्जैक्ट और एप्ट दिखाया गया है in order to maintain the clarity while prescribing all that thing that is regarding to the male or the female, कि मेल ये होंगे फीमेल ये होंगे, that is called the gender stereotype thinking. नाउ here starts the act 2, एक्ट नंबर सेकंड की शुरुआत, क्योंकि दो एक्ट में लिखा गया है द पोस्ट मॉडर्न स्टाइल ऑफ द राइटिंग, और दूसरा एक्ट जो है यहाँ से शुरू होता है। दिस एक्ट ओपन विद भारती एंड द तारा आपस में बात कर रहे हैं। भारती इज गोइंग टू डोनेट हर किडनी, भारती ने बोल दिया कि वो किडनी देगी तारा को। भारती से दैट शी इज डूइंग फॉर द लव एज वेल एज टू मेक अप फॉर, वो कह रही मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ इसीलिए मैं दूंगी किडनी। एंड द डेन लुक्स थ्रू अ स्क्रैप बुक, इतने में, और एंड द तारास फादर एंड ऑल द थिंग्स ऑफ द गॉड हैड नॉट गिवन तारा। तो तारा के जो फादर बोलते थे ऑल द थिंग्स गॉड हैड नॉट गिवन तारा, के भगवान ने सब कुछ तारा को लगता है दिया ही नहीं। डेन इतने में स्क्रैप बुक खोलता है, सीन दोबारा से प्रेजेंट पे शिफ्ट हो गया जहां वो टाइप कर रहा है अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द भारती, और वो दिखाता है किस तरह से स्क्रैप बुक के कुछ सीन्स है कि भारती का ऑपरेशन जो है टेल्स अबाउट द ऑपरेशन एंड द भारती इज इन डिस्पोजिशन आफ्टर इट, और ऑपरेशन का बुरा असर आता है किसके ऊपर, भारती के ऊपर। मेंटल जो है वो रिटार्डेड हो जाती है और दिमाग से एक मेंटल पेशेंट बन जाती है वो। एंड ही एंड्स विद द कमेंट दैट इवन द नेचर हैड गिवन तारा रॉ डील, कि नेचर ने जो तारा को एक रॉ डील दिया, एक बहुत ही घटिया डील। इट मीन्स अगर कोई चीज़ तुम लेती हो तो जैसे उसने अपनी मदर से जो है वो किडनी लिया, पर उसके बदले उसकी मदर को वहाँ पे क्या मिल गया, दोबारा से एक मेंटल स्टेटस, एक मेंटल एलिमेंट, इस तरह की एक बीमारी हो गई। And Dr. Thakkar tells us the very complication that attended the operation of the twins and the action cuts of the return to the Tara after surgery and the revelation to her that mother has had the nervous breakdown, कि मदर का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। ठीक है, वो डॉक्टर थक्कर कंटिन्यूज टू टॉक अबाउट द ऑपरेशन टू सेपरेट द चिल्ड्रन। दोबारा सीन जो है फ्लैशबैक होके पीछे चले जाता है, वहाँ पे सेम स्टिन ट्विंस की तरफ के किस तरह से दोनों को अलग किया जाना है वो बताता है कि भारती के वूम के अंदर दो बच्चे हैं,
और वो दोनों इस तरह से चिपके हुए हैं। तारा इज़ अनहैप्पी अबाउट हर मदर एंड रिफ्यूज़ेस टू गो। फिर दोबारा से सीन जो है वो पास्ट में फिर मूव हो जाता है। तो तारा जो है वो अभी अनहैप्पी लग रही है और वो कहती है मैं फिज़ियोथेरेपी के लिए नहीं जा रही हूँ, मेरे को और ना ही मैं आगे जाके कॉलेज के फॉर्म भरने वाली हूँ, ना अभी भी कॉलेज के फॉर्म नहीं भर रही। मुझे सबसे पहले अपनी मदर से मिलना है जिसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। चंदन रिफ्यूजेस टू डू ईदर विदाउट हर पटेल एंड वांट्स सितारा टू कंप्लाई ऑफ द ब्रदर सेक। और वहाँ पे बताया जा रहा है पटेल नहीं चाहता, पटेल तारा को कह रहा है कि मत मिलो, और ये भी बोला गया है कि तुम पहले फिजियोथेरेपी के लिए जाओ और अपने भाई के लिए कम से कम ये तो बात मान जाओ। एंड हिज प्लान फॉर हिज ओन सन आर स्टिल ऑन इज एंड रिवील द ग्रैंडफादर हैड लेफ्ट हिज हाउस इन द बैंगलोर टू बोथ ऑफ देम, बट हिज मनी ओनली टू द चंदन। यहाँ पे एक सीन और आ जाता है कि जो ग्रैंडफादर है उन्होंने एक घर छोड़ा है बेंगलुरु में, यानी वो किसके लिए घर छोड़ रखा है, दोनों के लिए, पर मनी जो है वो चंदन के लिए छोड़ रखा है। Again, male agenda, male chauvinism और stereotype essence of the male orientation and the gender role, वो सारा concept है। Patel resents his father-in-law deeply and advocated that burning down the houses, while the Chandan and the Tara resolve the college issue, and it becomes clear to us that the Chandan is not so affected the lack of one leg. चंदन उतना ज़्यादा फील नहीं करा किस तरह से उसका एक लेग जो है नहीं है, बट द तारा लॉन्ग्स टू बी नॉर्मल इन दैट रिस्पेक्ट। और पर तारा की जो बीमारी की वजह वो ही थी। इन द नेक्स्ट मूवमेंट द डेन टॉक्स अबाउट द डाइंग हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अटैचमेंट टू अ लाइफ एंड द डॉक्टर ठक्कर कंटिन्यूज टू टॉक अबाउट द डिफिकल्टी। दोबारा सीन फ्लैशबैक में चला गया कि किस तरह से डॉक्टर ठक्कर बोलता है कि कितना कन्फ्यूज़न है दोनों सिबलिंग को लेके, और दोनों के बीच में 3 लेग्स है। और फिर फ्लैशबैक सीन पे चला गया और सीन पे जो है वो रूपा और चंदन आपस में बात कर रहे हैं, और किसके बारे में बात करें, मर्द सूफीज चॉइस। ठीक है, ध्यान रखना पेपर में आ सकता है एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग, क्योंकि आप अगर किसी भी उससे करते हो, मैं पर्टिकुलर किसी वीडियो के रिगार्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप शॉर्ट उसमें करके जा रहे हो समरी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इस तरह के क्वेश्चन कभी पूछने वाले नहीं है। वो डीप से क्वेश्चन पूछेंगे, एंड इवन दे कैन आस्क लाइक व्हाट इज मेलोड्रामा, मेलोड्रामेटिक कंडीशंस। ठीक है, ये सब पूछेंगे अबाउट द जेंडर स्टीरियोटाइप और द स्टीरियोटाइप इन तानीस तारा एज इन डिफरेंट पॉइंट। वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर कर रखे हैं। ऑल्सो द सूफीज चॉइस का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है और कौन सी मूवी के रिगार्डिंग बात कर रखी है। तो ये सूफीज चॉइस की एक मूवी है जिसके रिगार्डिंग रूपा और चंदन आपस में बात कर रहे हैं। इसमें है कि सूफी को चुनना होता है दैट सेक्रीफाइसिंग अ सन और द डॉटर, कि दोनों में से किसको सेक्रीफाइस करना है। तो रूपा का एक अल्टीमेट रोल है इसमें कि हमें रूपा को दिखाया गया किस तरह से रूपा ने पटेल वाला जो कंसेप्ट है, यानी गुजरात का जो कंसेप्ट है अबाउट द ड्राउनिंग द बेबी इन अ मिल्क, वो वाला कंसेप्ट दिखाया। फिर सूफी चॉइस में ये भी बताया कि किस तरह से एज एन डॉटर को ट्रीट किया जाता है, ये सारा कंसेप्ट। तो वो जो जेंडर स्टीरियोटाइप है और वो एक तरह का जो गल्फ है बिटवीन दैट मेल एंड द फीमेल, वो सारा जो है वो रूपा एज एन कनेक्टिंग कॉर्ड की तरह रीडर के आगे लेके आती है। दैट इज़ अ परफेक्ट कैरेक्टर। There's a mild attempt of betting that the leads nowhere, and Tara enters to defuse the scene but ends up throwing the Rupa out. अब इसमें क्या होता है कि किसको सेक्रीफाइस करना चाहता है, इतने मतलब सूफ़ी के पास एक कैरेक्टर है इसमें, सूफ़ी चॉइस एक मूवी है जिसमें सूफ़ी के पास ऑप्शन होता है कि बेटे को या बेटी को किसको सेक्रीफाइस करना चाहती है वो। देयर इज अ माइल्ड अटेम्प्ट ऑफ पेटिंग द लीड्स नोवेयर। अब वो सोच ही रही होती है कि तारा की एंट्री होती है, डिफ्यूज द सीन, यहाँ पे सीन रुक जाता है एंड रूपा को थ्रोइंग द रूपा आउट, रूपा को बाहर भेज दिया जाता है, कॉलिंग हर अगली एंड डिफॉर्म्ड। ठीक है, एंड थ्रोइंग अप रूपा आउट। ठीक है, रूपा को भगा दिया जाता है। रूपा उसे बोल के जाती है तू अजीब है देखने में, डिफॉर्म्ड है, इस तरह की उनके बीच में बहस हो जाती है। डॉक्टर ठक्कर दोबारा सीन जो है पास्ट में चला जाता है। बट बोथ द चिल्ड्रन वर द स्टेराइल, दोनों के दोनों जो है वो नाजुक है, एंड द तारा विशेस टू डाई रेदर हैव सो मच मनी स्पेंट ऑन हर। और यहाँ पे एक बात और है जो बात कहानी निकल के आती है कि तारा जो है वो चाहती है कि उसके ऊपर इतना सारा पैसा खर्च किया जा रहा है तो इससे अच्छा वो मर जाए। And all she cares that is her mother, that she says this movement ends with her equating the Chandan with their father and other men as creeps. There is a phone call from the Patel to the Dane. इतने में दोबारा सीन जो है प्रेजेंट पे शिफ्ट हो जाता है। पटेल की तरफ से फ़ोन आता है किसको, डेन को, यानी डेन जब टाइप कर रहा होता है तो इन्फॉर्म मी द भारती इज डेथ, कि वो भारती की डेथ हो गई, यानी उसकी मदर की डेथ हो गई। डेन रिफ्यूज़ टू गो बैक, डेन मना कर देता है कि मैं अब नहीं आ रहा वहाँ पे। एंड इस फादर अपने फादर को रिक्वेस्ट करता है टू कम टू लंदन, आप ही लंदन आ जाओ। इंस्टेड नाउ दैट बोथ द तारा एंड द भारती आर डेड, तारा और भारती दोनों अब मर चुके हैं तो क्या फ़ायदा। यहाँ से रीडर को पता चलता है कहानी के बिल्कुल बीच में कि बिल्कुल तारा की भी एंड में डेथ हो जाती है और भारती की तो डेथ हुई है। तारा हैज़ बीन डेड फॉर द 6 ईयर्स, यानी 6 साल हो गए तारा को मरे हुए। तारा की डेथ के बाद ही जो है वो डेन नाम रख लिया इसने, और ये आके
लंदन में, और 6 साल तक का इसने ट्रॉमा सहा, फिर मतलब ट्रॉमा और ट्रॉमेटिक कंडीशन, और फिर एग्जीक्यूट करने के लिए अपने इमोशंस को, अपने इमोशन को एक प्रॉपर वेंट देने के लिए, उसको प्रॉपर डिज़ाइन और फ्रेम करने के लिए वो आज जो है वो टाइप कर रहा है। इन द नेक्स्ट मोमेंट वी सी तारा एक्यूजिंग द चंदन ऑफ द इनडिफरेंस टुवर्ड्स देयर मदर। अब यहाँ पे नेक्स्ट मोमेंट में दिखाया गया कि तारा किस तरह से एक्यूज करती है चंदन को कि वो किस तरह से अपने मदर से पेश आ रहा है, यानी and she tells the Chandan that their father is denying her access to their mother, and she rethinks that her mother has a secret to disclose her. उसके बाद वो बताती है कि चंदन को कि उसके फादर की जो है डिनाइंग हर एसेस टू देयर मदर, कि मतलब उसकी माँ जो है वो बच्चों को कुछ ना बताए, वो राज है क्या। वो तो दोनों को यहाँ पे पता चला है कि कुछ राज है जो फादर जो है वो छुपा रहे हैं और नहीं चाहते कि जो उनकी मदर है यानी भारती जो है वो बात बताए। एट दिस मोमेंट द कंप्लीट डिस्टेंस फ्रॉम देम, डॉक्टर ठक्कर इन्फॉर्म दैट द सेपरेशन वॉज ए कंप्लीट सक्सेस। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और वहाँ पे जहाँ पे उन्हें ऑपरेट किया जा रहा है, दोनों ट्विन्स को बताया जाता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ है। चंदन एंड द तारा डिफाई देयर फादर एंड डिसाइड टू गो एंड विजिट देयर मदर। फिर दोबारा प्रेजेंट में सीन आ गया। अब चंदन और तारा डिसाइड करते हैं कि नर्वस ब्रेकडाउन हो रखा है मदर को, कि उससे मिलने जाएंगे बेशक उसके फादर कितने ही रोक रहे हैं। एंड डॉक्टर ठक्कर टेल्स अस दैट द ग्रेटेस्ट चैलेंज वाज टू कीप द गर्ल अलाइव। फिर दोबारा सीन फ्लैशबैक में चला गया। अब डॉक्टर ठक्कर बोल रहा है कि लड़की को जिंदा रखना बहुत बड़ा चैलेंज था पर फिर भी कर दिया। एंड पटेल डिसाइडेड टू टेल द चिल्ड्रन द ट्रूथ। दोबारा सीन प्रेजेंट में आ गया। अब पटेल बोलता है कि मैं ही बताता हूँ इन बच्चों को सच है क्या। एंड ही सेज ऑल द थ्री वर टू ब्लेम द ग्रैंडफादर, हिज वाइफ एंड हिम। वो बोलता है तीनों के तीनों हम जिम्मेवार हैं, ग्रैंडफादर यानी भारती के फादर एंड भारती और उसके बाद पटेल। द ट्विन्स हैड द थ्री लेग्स बिटवीन देम एंड द थर्ड लेग वाज स्वेट बाय द गर्ल्स ब्लड सिस्टम, यानी उसका ज़्यादा खून था तारा का। एंड द चांसेस ऑफ द लेग सर्वाइवल वर द ग्रेटर विद द गर्ल। तो लेग सर्वाइव तभी करता अगर वो लड़की को दिया जाता, बट भारती एंड फादर उन दोनों ने डिसाइड किया दैट द गिविंग द लेग टू द बॉडी, कि वो सॉरी गिविंग द लेग टू द बॉय, कि वो लेग जो है वो बॉय को दिया जाना चाहिए। एंड द पटेल कुड नॉट प्रोटेस्ट स्ट्रांगली इनफ। और पटेल प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं कर पाया क्योंकि डॉक्टर वॉज बॉट ऑफ एंड द सैंक्शन फॉर ए लैंड, क्योंकि ज़मीन का लालच दिया गया। बेंगलोर में एक बहुत बड़ी ज़मीन देंगे डॉक्टर ठक्कर को, और ये बात भारती के फादर जो कि पॉलिटिशियन थे उन्होंने बोला, और पावरफुल पॉलिटिशियन फादर, उसके लालच में आके डॉक्टर ठक्कर ने इस तरह का ऑपरेशन किया। एंड द लग हैड सर्वाइव फॉर द 2 days। वो लेग भी 2 दिन तक रहा, उसके बाद वो भी ख़राब होना शुरू हो गया। एंड तारा इज डिवास्टिंग बाय हिज रिविलेशन द प्ले एंड्स। और यहाँ पे ये जो प्ले है वो एंड हो जाता है विद द स्पिरिट ऑफ द तारा एंड द डेन हगिंग ईच अदर। और तारा और डेन के जो वो है स्पिरिट, वो आत्मा निकलती है, वो एक दूसरे को जो है वो हग कर रही होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे डेन की डेथ हो गई है, बट स्टिल इस तरह की एंडिंग की गई है। बाकी ये जो एंडिंग है ये एक राइटिंग से मैच होती है। इस तरह के क्वेश्चन जो है जब आप पीसीएस जैसे एग्ज़ाम बड़े एग्ज़ाम में बैठती हो और अगर सिलेबस में इस तरह की दत्तानी की तारा है तो दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन कि ये जो एंडिंग है वो एंडिंग किस और नॉवेल से मैच होती है। तो नॉवेल का नाम है द मिल ऑन द फ्लॉस। इज़ अ नॉवेल, बहुत ही फेमस नॉवेल है बाय द जॉर्ज इलियट। अराउंड 1870s एंड 60s में डिज़ाइंड है ये। इट्स अराउंड 1860, 1860 में लिखी गई बाय द विलियम ब्लैकवुड एंड द सन्स, उन्होंने पब्लिश किया था इसे। तो यानी राइटिंग का नाम है द मिल ऑन द फ्लॉस, द मिल ऑन द फ्लॉस बाय जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट फीमेल राइटर। ठीक है, सेम ऐसी है उसमें भी भाई बहन जो है दोनों की आत्मा निकलती है और एक दूसरे को जो है वो हक करती है। तो इस तरह के आप लिख के आ सकते हो ताकि आपके स्कोर और नंबर्स जो है बहुत अच्छे आए। तो द प्ले एंड्स विद द स्पिरिट ऑफ तारा एंड द डेन, एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। दैट इज एग्जैक्टली दैट लाइन कम फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द नॉवल दैट मिल ऑन द फ्लॉस बाय द जॉर्ज इलियट इज अ पीस ऑफ राइटिंग ऑफ 1860s। इट मीन दैट एंड फेज ऑफ द 19th century। ठीक है, वहाँ से लिया गया है इसको। अब यहाँ से थीम्स की शुरुआत जो इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट करना है या फिर आप स्लाइड रोक के भी देख सकते हो। दिस इज रिगार्डिंग टू द थीम्स। थीम्स क्या है? इट मीन द नट शेल एंड द न्यूक्लियस ऑफ द राइटिंग। इस पूरी राइटिंग का न्यूक्लियस क्या है, ठीक है, वो देख रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग जो हमें पता है इस पूरी कहानी को जब हम पढ़ रहे थे साइड में मैंने आपको बताया था, इट इज़ रिगार्डिंग टू द जेंडर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप, ठीक है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप के पर डिज़ाइन है द रोल ऑफ द पर्टिकुलर सेक्स इन सोसाइटी।
और उसके ऊपर हम कौन-कौन सा सीन है वो आपने देख ही लिया किस तरह से उठाना है। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ मेलोड्रामा, हस्बैंड एंड द वाइफ उनका कन्फ्लिक्शन दिखाया गया एंड ऑल्सो द रिपेंटेंस। रिपेंटेंस भी एक सेंट्रल थीम है जो कि एज एन स्पाइन की तरफ मूव कर रही है, रीढ़ की हड्डी की तरह इस पूरे प्ले की। और एक हार्ट एंड माइंड कन्फ्लिक्शन भी है, किस तरह से दिल और दिमाग की लड़ाई होती है जिसकी वजह से द आईडी का डिसोल्यूशन हो जाता है। दैट मेक्स द डिसोल्यूशन ऑफ द आईडी, इट मीन दैट ईड। सिगमंड फ्रूड का कंसेप्ट है ये, सिगमंड फ्रूड, कि जब हमारे अंदर दिमाग और दिल में लड़ाई होती है तो किस तरह से हम जो है अपने आप में टूटने लग जाते हैं। ये कई कैरेक्टर्स में है इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस भारती के अंदर देखा गया है, दे इट मीन द कन्फ्लिक्शन बिटवीन द हार्ट एंड माइंड। ठीक है, उसके बाद दैट मेक द रिजोल्यूशन ऑफ भारती। और भारती का इसी वजह से किस तरह से वो किडनी के लिए बारबरी हो रही थी, कि रिपेंटेंस का थीम मूव हो रहा है और स्टीरियोटाइप की थिंकिंग इसमें चल रही है इस राइटिंग में। एंड इवन द मेलो ड्रामा इसमें दिखाया गया है। एंड ऑल्सो कि किस तरह से सोसाइटी इंटरप्रेट करती है रिगार्डिंग टू डिफरेंट, एंड ऑल्सो द मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड, कि मटेरियलिज्म दिखाया गया किस तरह से डॉक्टर जो है, मटेरियलिज्म यानी लालच, और किस तरह से पैसों के पीछे भागना। डॉक्टर का प्रोफेशन क्या है, कि जो राइट है, जो आउटमोस्ट थिंग है, जो आउटराइट पर्सपेक्टिव है, जो सही चीज़ है उसे करे। जबकि यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया गया कि एक ज़मीन के टुकड़े में एंड पावर, उसके टुकड़े के अंदर जो उसने लालच में ये काम कर दिया। इसके बाद एक चीज़ और दिखते हैं हमें, पावर। पावर का भी यहाँ पे दिखाया गया, थीम थीम इज अगेन द पावर, कि पावर किस तरह से अल्टीमेट रोल प्ले करती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती दैट इज़ अ मॉरल और द एथिकल, ऐसा नहीं है। एथिकल मीन्स होता है डॉक्टर के पास अल्टीमेट खुद की एक पावर होती है, क्योंकि ऑपरेशन में वो ऑपरेट कर रहा होता है। ऐसे टाइम पे उसमें कोई केस नहीं होता तो उसकी खुद की चॉइस है, चॉइस नहीं, उसकी खुद की वो है कि वो कितनी मेहनत करे और क्या फ़ैसला ले, वो पूरा उसकी तरफ होता है। दैट दिस इज़ कॉल्ड द एथिक्स ऑफ एथिक्स इन द फील्ड ऑफ द मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस में एथिक्स इसी को कहते हैं, यानी डॉक्टर के एथिक्स क्या है, एथिकल कोड्स क्या है, कि उसे ये जो सही हो, मॉरल जो हो, नैतिक हो, वो करना चाहिए। पर हमें यहाँ पे देखने को मिला कि जो एथिक्स हैं उसको यहाँ पे ख़त्म किया गया है, यानी जो डॉक्टर के जो एथिकल कोड है उसको ना मानते हुए डॉक्टर लालच में आ गया और उसने इस तरह का काम किया। जैसे कि डिस्प्लेज इनजस्टिस डन टू द वुमन, एक तो ये दिखाती है, और मैंने बहुत बताया आपको इसमें, ठीक है, वो ध्यान रखना। और जो जो सीन आपको लग रहे हैं वो सारे आपको उठाने इसमें से। एंड द ब्लाइटिंग दैट हर लाइफ इन जस्ट आफ्टर हिज लाइफ इज प्रोफाउंड डिसीजन ऑफ द अदर पीपल। ठीक है, ये बता रखा है किस तरह से डिसीजन को मूव करा। तो अब एक तरफ अगर हमें लिखना है, द फर्स्ट इज द जेंडर स्टीरियोटाइप, एक तो ये लिख लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड इज सेट पावर। पावर का पॉइंट्स में नहीं लिखने, ध्यान रखना है बिल्कुल आपको, लिटरेचर में पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं। यू हैव टू यूज़ पैराग्राफ, पैराग्राफ शिफ्ट कर सकते हो, एक पैराग्राफ को ब्रेक डाउन कर सकते हो आप। एंड यू कैन इवन यूज़ द ब्लैक पेन, ठीक है, उसका यूज़ कर सकते हो, बट डोंट यूज़ और डोंट गो थ्रू द पॉइंट्स और द बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, बस ये समझा रहा हूँ। मतलब पावर, पावर का भी एक है। एंड थर्ड, थर्ड हमारे पास यहाँ पे मेल ओरिएंटेशन का दिखाया गया है, मेल ओरिएंटेड। और फोर्थ मटेरियलिज्म का कंसेप्ट है इसमें थीम में। एंड द फिफ्थ, फिफ्थ में हमें देखो जो मेल ओरिएंटेशन है, मेल शाउनिज्म है, वो यहाँ आप लिख सकते हो, लाइंस आप उठा सकते हो, कैसे रूपा जो कई जगह ऐसा बीच में एब्रिजमेंट का काम कर रही है। एब्रिजमेंट, एब्रिजमेंट का मतलब होता है दो अलग अलग पीस को पास लेके आना। तो ये एब्रिज कर रही है एक तरह से थीम के कंसेप्ट को दिखाने में, लाइमलाइट में लेके आने के लिए। और जेंडर टाइप हो गया, पावर हो गया, मेल शोविनिज्म हो गया, मेटेरियलिज्म हो गया, और भी हमने इसमें देखा है। और जब हम राइटिंग को यहाँ पे कर रहे थे कि एक ऑर्थोडॉक्स नहीं है, यहाँ पे स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। ठीक है, वो जेंडर कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ द आइडेंटिटी है, हार्ट एंड माइंड कन्फ्लिक्शन है, हार्ट एंड माइंड कन्फ्लिक्शन है। ठीक है, ये सभी। एंड ऑल्सो द एग्जीक्यूशन ऑफ इमोशन, के इमोशन को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। वो से 6 साल तक जो डेन है वो तड़प रहा है अपने उसमें, तो दैट इज़ द रिपेंटेंस, दैट इज़ द मेन थीम ऑफ द राइटिंग। बाकी वही सारी बातें होंगी इसमें, आपको बस स्लाइड रोक के देखना है। and what we see is that the love is an instrument, and that also shows about the love। अच्छा, लव का भी यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से प्यार, और वो प्यार का एंगल कैसे बदल रहा है। बट दैट लव इज़ नॉट द ट्रू लव। एंडिंग सीन जो है इसलिए किया गया इन ऑर्डर टू ब्रिंग द हैप्पी एंडिंग, जिसे मिल ऑन द फ्लॉस से उठाया गया, टू मेक दैट लव पॉसिबल।
कि लव को सच में पॉसिबल दिखाया, क्योंकि लव जब हम सिनेरियो देख रहे हैं, दैट ब्रदर एंड सिस्टर लव एंड ऑल्सो द पेरेंटल लव, वो सारे लव कहीं ना कहीं फेक निकल के आ रहे हैं। इन ऑर्डर टू मेक दैट रियल लव, और रियल लव क्या है, इट्स अ स्पिरिचुअल लव। और स्पिरिचुअल लव यानी डन, यानी जॉन डन कंसेप्ट ऑफ मेटाफिजिकल लव। मेटाफिजिकल लव किस तरह का लव होता है, बट द स्पिरिचुअल लव, बॉडली लव नहीं होता है, जो स्पिरिचुअल लव। और वो कंसेप्ट बिल्कुल एंड पे दिखाया गया, जिस सीन को डायरेक्टली डिक किया गया है फ्रॉम दैट राइटिंग, एंड दैट राइटिंग इज द फेमस राइटिंग द मिल ऑन द फ्लोर्स बाय द जॉर्ज इलियट। तो एवरीबडी इज अ नॉर्मल लाइफ इन द रूपा, इसके बाद ये वही सारा कंसेप्ट है, आप देख लेना एक बारी। What I have to not mention the wondering is that play that deals with the disability and the consequences at the surface level. The play seems to be about the beginning, the impact of the children disabled. Surface level पे इतना खास नहीं है, पर अगर आप अंदर जाते हो, टू द कोर जाते हो, इन द न्यूक्लियस ऑफ द राइटिंग पे अगर आप मूव करते हो, स्क्रैच करते हो इस पीस ऑफ राइटिंग को, देन यू कैन गेट द मल्टीपल, इवन दैट मीरियड फेज और द मीरियड डायमेंशंस। बहुत तरह के डायमेंशन आपको देखने को मिलेंगे। दिस वर्ड इज़ द मीरियड, MYRIAD। मीरियड मीन बहुत तरह के डायमेंशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। Tara, like other play, can be looked in the various ways. We have already looked at several themes, but some approaches apparently like the performance कई सारे theme है इसमें, comic figure on the stage are playing the laughter and the applause. दत्तानी has to work the carefully, बहुत लिखा गया है, इसे melodrama को place किया गया है, और बस इतनी बातें बहुत है। Now this is some of the important question. Would it matter if the medical information given Tara were absolutely wrong in reality? अगर जो मेडिकल इंफॉर्मेशन, अगर वो जो दी गई थी, जो इंफॉर्मेशन गिवन इन तारा आर वर एब्सोल्युटली रॉन्ग इन रियलिटी, क्या मेडिकल इंफॉर्मेशन वो गलत थी, इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये अपने चॉइस के थ्रू आपको लिखना पड़ता है, दिस इज़ नॉट पर्टिकुलर आंसर इसका। दैट हाउ इंपॉर्टेंट इज द फैमिली इन दत्तानीज प्ले, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैमिली का कितना बड़ा रोल है दत्तानी के प्ले में। तो फैमिली को अगर आप इस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहते हो, तो डू प्लीज द डेफिनेशन ऑफ द फैमिली, वो नहीं कि व्हाट इज फैमिली, ऐसे नहीं। द फैमिली का वो समझना हो तो इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी की सबसे जो बेसिक यूनिट है, दैट इज़ द फैमिली। एंड द फैमिली जिस चीज़ पे मूव करती है, दैट इज़ ऑन द लव, द कंसेप्ट ऑफ द लव एंड केयर। लव एंड केयर दोनों एंगल पे ये एक कॉर्ड होती हैं जो कि फैमिली के मेंबर को आपस में कनेक्ट करते हैं, दैट लव एंड केयर। और बिल्कुल, और लव केयर एंड जिसको दिखाया गया है थ्रू द मेलोड्रामा, तो बिल्कुल फैमिली का कंसेप्ट दिखाया गया है, फैमिलियल इशू दिखाए गए हैं, और पूरी राइटिंग जो है लव एंड केयर के ऊपर डिज़ाइंड है। मेल शाउनिज़्म, मेल ओरिएंटेशन दिखाया गया है, क्योंकि भारती के फादर की जो कि पावर में है, पॉलिटिशियन एंड ऑल्सो द मेल, उसके थ्रू है। भारती के मदर के थ्रू नहीं है, फादर के थ्रू। तो एक तो मेल शाउनिज़्म, मेल ओरिएंटेशन और मेल डोमिनेशन और पेट्रियार्कल डोमिनेशन, जो भी आप बोलो, ये सारा रोल दिखाया गया। इस तरह से आपको आगे लीड करना है आंसर को। रूपा का रोल क्या है तारा में, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। रूपा ने कई जगह ऐसे से जो न्यूक्लियस की बात करें, टू द कोर और द नटशेल की बात करते हैं, अल्टीमेट अगर हम बात करते हैं, तो वो रूपा लेके आई है। रूपा की सारी लाइंस जो वो स्टीरियोटाइप, जेंडर कंसेप्ट, आइडेंटिटी कंसेप्ट, मेल ओरिएंटेशन एंड ऑल्सो द कल्चर को प्रेजेंट किया गया। जैसे गुजरात में पटेल कल्चर को दिखाया गया है कि किस तरह से वो करते हैं, एंड मेजर थीम वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। वट इज़ द रूपा रोल इन द तारा बाय दत्तानी, देखो कवर भी कर रखा है यहाँ पे, विच एक्सप्लोर द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटल नॉर्म्स, इम्पैक्ट ऑफ द फैमिलियल डायनेमिक्स एंड द पर्सनल आइडेंटिटी। इतने कंसेप्ट दिखाए हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड एंड थर्ड। रूपा embodies the struggles of inequality faced by the women in the patriarchal society। वही बात है, किस तरह से वुमेन को जो है inequalities देखना पड़ता है patriarchal society में, इट मीन्स जहाँ पे मर्दों की चलती है। तारा में रूपा को इंट्रोड्यूस किया गया है, द मदर ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, द तारा एंड द वाइफ इन द पटेल, ये सारे कैरेक्टर हैं। और दैट शी इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल वैल्यू, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। रूपा आप ट्रेडिशनल वैल्यू को दिखा रही है, किस तरह से पुरानी बातों को लेके आती है, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रोग्रेसिवनेस दिखाया गया। एक सूफ़ी की स्टोरी के थ्रू वहाँ पे एक चॉइस भी रखा गया, डिज़ायर, सोसाइटल ऑब्लिगेशन, ये सारा कुछ जो है वो रूपा के कैरेक्टर के थ्रू दिखाया गया है। वन ऑफ द रूपा मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल जेंडर रोल। जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल चला आ रहा है कि मेल ये करेंगे, फीमेल ये करेंगे, वो एक लाइन भी जो आपको देखा होगा किस तरह से बात वो तारा बता रही है रूपा को,
और वो सारा जो कंसेप्ट है वहाँ से दिखता है कि मेल ओरिएंटेशन कैसा है और फीमेल का क्या-क्या रोल है। रूपा बिहेवियर एंड डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिज़ायर टू अपहोल्ड द फैमिली ऑनर, फैमिली के ऑनर को किस तरह से ऊपर रखना है, कन्फर्मिटी क्या है, इन सब चीज़ों को। थ्रू आउट द प्ले द रूपा कैरेक्टर इज़ ए क्रिटिकल व्हीकल फॉर एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी की थीम के लिए एज़ एन क्रिटिकल व्हीकल की तरह काम किया है किसने, रूपा के कैरेक्टर ने। ये सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट है, आपको लाइन्स ध्यान रखनी है किस तरह से लिखना है। The disparity between the Tara and the twin brother रूपा का रोल इज़ अ डायनेमिक इन कॉम्प्लेक्स, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेटिक वे में लिखा गया है, नहीं। डायनेमिक कंसेप्ट है, रोल चेंज हो रहे हैं, कई सारी चीज़ों को जो दफन है बीनीथ द सॉइल है उसको निकाल के लाया गया है। एंड ऑल्सो मेंशन द प्लॉट ऑफ द राइटिंग। देखो स्टोरी इज़ अ स्टोरी, प्लॉट क्या होता है, इट मीन द रीज़न बिहाइंड द स्टोरी, वो कहानी चल क्यों रही है उसके पीछे रीज़न क्या है, दैट इज़ द प्लॉट। तो प्लॉट की फैब्रिकेशन, ये जो प्लॉट की जो बनावट है उसके फैब्रिक्स हैं और जो उसका फैब्रिकेशन उसका जो बुनावट है वो सारा कुछ जो है वो रूपा निकाल के लेके आ रही है। मोर ओवर द रूपा रोल इन द प्ले सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ द फैमिलियल ओवरऑल डायनेमिक्स दिखाया है। द डायनेमिक नॉट ओनली अफेक्ट द रिलेशनशिप ऑफ द तारा, ऑल्सो शेप द फैमिली अप्रोच टू द जेंडर रोल, वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। तो हम बोल सकते हैं कि दत्तानी की तारा में मल्टी फेसेटेड बहुत सारे रोल हैं रूपा के, जिसको उसने एक परफेक्ट प्लेस किया है, बहुत सही तरह यूज़ किया है इस कैरेक्टर को। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट हाउ इंपॉर्टेंट इज द फैमिली इन द दत्तानीज प्ले। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ द फैमिली, फैमिली का क्या अल्टीमेटम है, क्या एक तरह से फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है दत्तानी की प्ले में। तो दत्तानी की आप कोई से भी प्ले देखते हो, फैमिली का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दैट फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। और जो सोसाइटी पूरी स्टीयर करती है, इट मीन डेट मूव करती है ऑन दिस बेसिक यूनिट दैट इज़ द फैमिली। और फैमिली जिस कंसेप्ट पे रन करती है दैट इज़ कॉल्ड द लव। तो वो यहाँ पे लव का सीन दिखा रखा है, और जैसा कि हम जानते हैं दिस राइटिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ द मेलो ड्रामा। और किस तरह से लव का सिनेरियो भी देखने को मिलता है यहाँ पे। तो वो ये कि फैमिली का है दैट द फैमिली डायनेमिक्स ऑफर ए प्रोफाउंड कमेंट्री ऑन द कल्चर एंड द सोशल अंडरपिनिंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। यानी इसमें सारे जो है एज एन बेस, अंडरपिन मीन्स इट मीन दैट बेस्ड ऑन, ये कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है ये पूरी राइटिंग। यहाँ पे आपको रियल फैमिली ऑफ इंडियन सोसाइटी वो देखने को मिलेगी। दिस इज द विविडली एग्जाम्प्लीफाइड इन द प्ले द तारा। द फैमिली फंक्शन एज a central background for the examining the themes of the gender discrimination, societal expectation and individual identity। इन सब के लिए जो है फैमिली रिस्पॉन्सिबल है इसमें। चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, बिल्कुल जेंडर का कंसेप्ट फैमिली से ही शुरुआत होता है, किस तरह से 5 साल के बाद लड़की लड़की दोनों के खिलौने अलग हो जाते हैं। और एक तरह सोसाइटी बताने लग जाती है कि पर्टिकुलर जेंडर रिगार्डिंग टू द सेक्स, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, मेल से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, फीमेल से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे देखा गया कहानी में चंदन, यानी जो पटेल है वो चंदन को प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि मेल एक्सपेक्टेशन है कि यही फैमिली को आगे कंट्रोल करेगा, यही आगे लेके जाएगा। एंड द इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और किस तरह से हम अपनी आइडेंटिटी को ट्रेस करते हैं इस पूरे सोसाइटी में, इस तरह के कंसेप्ट जो फैमिली के ऊपर ही डिज़ाइन है। तो फैमिली इज़ द इंजन ऑफ द राइटिंग। इसके बाद कहानी के कुछ कुछ पॉइंट्स उठाने हैं आपको वहाँ के थ्रू, उस और उन पॉइंट्स के थ्रू आपको ये सब चीज़ समझानी है। द फैमिली एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटल नॉर्म्स, यानी फैमिली जो है वो सोसाइटल नॉर्म्स की रिफ्लेक्शन है, उस चीज़ को दिखाती है। मेरे एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी, इनमें व्हाट द सोसाइटी इज़ डिमांडिंग। ठीक है, किस तरह से जो है सोसाइटी डिमांड करती है रिगार्डिंग टू अ पर्टिकुलर जेंडर। तो द जेंडर एंड द एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग टू द जेंडर वो सोसाइटल इसमें देखने को मिलेगा। द सेकंड वन इज द कॉन्फ्लिक्ट एंड द पावर डायनेमिक्स विद इन फैमिली। फैमिली में पावर डायनेमिक्स का भी रोल बताया गया है यहाँ पे। जिस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ भारती है, तो भारती के जो फादर है पॉलिटिकल पावर, उनके पास एक्सट्रीम पॉलिटिकल पावर लेके बैठे हुए हैं इसमें। तो वो किस तरह से एक रोल प्ले करती है, ऐसा नहीं है कि मेल ओरिएंटेशन ही सबको डिज़ाइन में रहता है, पावर का भी एक अल्टीमेट रोल होता है। तो पावर है, द कन्फ्लिक्ट ऑफ द पावर डायनेमिक का कन्फ्लिक्शन इस रिगार्डिंग भी आप लिख सकते हो अबाउट द मेल एंड द फीमेल, कि किस तरह से किसके पावर डायनेमिक्स के थ्रू कैसे किन की ज़्यादा चलती है इन फैमिली। द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द फेमिलियल रोल्स, द इम्पैक्ट ऑफ द राइटिंग, इसमें देखो लाइंस जो है बहुत अच्छी अच्छी हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि स्लाइड रोक के आप लाइंस जरूर देख के जाना। द प्ले delves the deeply into the how the family gender biases affect the mental health and the personal development of its member।
ठीक है, किस तरह दिखाया गया साइकोलॉजिकल स्ट्रेन है, बिल्कुल सही। इसमें एज एन स्ट्रेस फैक्टर पे ये पूरी कहानी जो है एक कहीं ना कहीं स्ट्रेस की तरफ जो है एक फैब्रिकेशन ऑफ स्ट्रेस को देखा गया है। स्ट्रेस फैक्टर इसमें मूव कर रही है एज एन वेन एज एन ब्लड के थ्रू, कि जब हम उनकी भारतीय कैरेक्टर को देखते हैं द स्ट्रेस लेवल वहाँ आप देख सकते हैं द पटेल दैट यू कैन इवन फाइंड द स्ट्रेस लेवल, आप डॉक्टर ठक्कर दैट कैन फाइंड द स्ट्रेस लेवल, और डेव और डेन, सॉरी दैट इज़ द डेन। और डेन जब हम देखते हैं चंदन जो नाम रखा गया, अच्छा चंदन नाम क्यों रखा गया है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। द कैरेक्टर एंड द नेमिंग ऑफ द कैरेक्टर दैट वन इज रियली मेड परफेक्ट बाय दत्तानी। दत्तानी के जो कैरेक्टर प्लेसमेंट एंड ऑल्सो द नेमिंग ऑफ द कैरेक्टर इज रियली सो मच पावरफुल, कि सच में इतनी अच्छी तरह से कैरेक्टर को रखा है, द पोटेंसी एंड एलेबोरेशन, द पर्टिकुलर नेम, कि जो नाम रखा गया है वो किस चीज़ को डिनोट करती है, दैट इज़ द परफेक्शन ऑफ द राइटर एंड दैट यू फाइंड हियर इज द दत्तानी। दत्तानी ने बहुत अच्छी तरह से ये सब चीज़ यहाँ बताई है। चंदन नाम इसलिए रखा है, थोड़ा सा हिंट दे दो, ताकि उसका एक जो पैर है वो सैंडलवुड यानी चंदन का था, इसीलिए उसका नाम चंदन रखा गया। और अब वो लिख रहा है डेन नाम से, यानी उसने अपने आप को हिस्ट्री से जो है काट दिया, यानी वो पास्ट से काट रहा है अपने आप को। मैंने कई बार बोला है कि जब इमोशंस और रिपेंटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, वी हैव टू गिव अ पर्टिकुलर वेंट, तो एक रास्ता देना होता है हमें टू दैट इमोशन, और दैट इज़ हियर इज़ अ राइटिंग फ्रॉम डेन साइड, और डेन साइड की तरफ से ये जो राइटिंग आ रही है, इट मीन द ट्विंकल तारा, दैट इज़ द वेंट टू द इमोशन। ठीक है, फैमिली एज अ साइट ऑफ द पर्सनल सेक्रीफाइस, फैमिली को यहाँ दिखा रखा है किस तरह से फैमिली एक सेक्रीफाइस भी करती है, और यहाँ सेक्रीफाइस जो दिया जा रहा है इस बाय द सेंट्रल कैरेक्टर फीमेल साइड, दैट इज द तारा। अच्छा, तारा के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द राइटिंग। तारा है, तारा मीन्स द एक्सपेक्टेशन, इट्स रियली द एक्सपेक्टेशन। और तारा का मतलब क्या होता है, इट मीन्स हैप्पीनेस, इट मीन्स होप। पर यही सब चीज़ जो है यहाँ पे नहीं है। तारा को लेके ही सारे कैरेक्टर्स जो है इसमें मूव कर रहे हैं, दैट होल्ड्स द ग्रेविटी। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास एक ग्रेविटी है, जो सभी चीज़ को आपस में घुमा रहा है, सारे कैरेक्टर को यही कैरेक्टर जो है वो घुमा रही है। और जिस तरह से पॉजिटिव सेंस देखने को मिलता है, जैसे कि वो मेरे आंखों का तारा है, तो यानी वो एक्सपेक्टेशन है, एक पॉजिटिव सेंस है। पर यहाँ पे इज़ एन आयरॉनिकल, ये आयरॉनिकल है ये जो लाइन है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम बाद में। द फैमिलियल एक्सपेक्टेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। द रेजोल्यूशन ऑफ द फैमिली रोल इन द रिकन्सिलेशन, इनमें द रिकनसाइल कंसेप्ट भी देखने को मिला है, किस तरह से सब अपने आप को दोबारा मना रहे हैं, सही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ऑफ द फैमिलियल डायनेमिक्स, ठीक है, यहाँ पे फैमिली के डायनेमिक्स देखने को मिलते हैं, जिस तरह के सोसाइटल इश्यूज़ क्या है, सोसाइटल नॉर्म्स क्या है, बायस किस तरह से है फैमिली और पटेल की फैमिली और इंडिविजुअल एक्शन। ठीक है, वही सारी बातें यहाँ पे एक बार देख लेना, फैमिली डायनेमिक्स के अलग अलग एंगल दिखा रखे थे, इमीडिएट फेसेस ऑफ सिंगल फैमिली जैसे। और द कंक्लूजन आप देख लेना, सेंट्रलिटी ऑफ द फैमिली इन द दत्तानीज वर्क, और दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नाउ द टेक्निक, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रिगार्डिंग टू द टेक्निक्स। अब कैसे टेक्निक यूज़ किए गए हैं, दत्तानी के इवॉल्विंग टेक्निक्स होते हैं, डिवीजन ऑफ द स्टेज इनटू वेरियस लेवल, कई जगह जो स्टेज को अलग अलग लेवल पे डिवाइड किया गया। आप अगर आप देखते हो, एक तरफ हमारे पास डेन दिखाया गया और दूसरी तरफ हमारे पास चंदन दिखाया गया। एट द सेम टाइम द स्टेज होल्ड्स द टू कैरेक्टर इन सेम वे, एक टाइम पे ही जो स्टेज है वो दोनों कैरेक्टर को शो कर रहा है, दोनों को, यानी डेन टाइप भी कर रहा है और चंदन रोल प्ले कर रहा है, सॉरी। पर ये दोनों कैरेक्टर एक ही हैं, बट इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कैरेक्टर, और किस तरह से उसको रखा गया है, दैट इज़ द एक्सलेंस ऑफ दत्तानीज वर्क। ठीक है, तो एक स्टेज है उस पर ही दो को मूव करवाया जा रहा है, और किस तरह से शिफ्टिंग की जा रही है, बार बार ही ब्रेक लगाया जा रहा है। और ये तो होता ही है कभी भी प्ले में, किस तरह से ब्रेक होता है और वो एकदम से जो है वो पास्ट में सीन जो है वो पहुंच जाती है। तो ये है, व्हाट आई मीन इज़ दैट द डेन इज़ द नरेटर ऑफ द प्ले एंड ए सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द एक्शन एंड मच ऑफ द सूत्रधर। तो मेन जो होल्ड कर रहा है पूरी कहानी को, जो एक्सप्लेन कर रहा है, जो बता रहा है, दैट इज़ द डेन। और ऐसा नहीं है कि रिमिक्स वर्जन क्रिएट किया गया है, दैट इज़ नॉट द ट्रू हिस्ट्री। कि जो डेन दिखाया गया है वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, किसका, डॉक्टर ठक्कर का, और इस इंटरव्यू ले रहा है और इंटरव्यू के थ्रू बता रहा है हमें रीडर को। बट स्टिल डेन ही प्रेजेंट कर रहा है द रियल हिस्ट्री। रियल हिस्ट्री में जो है ऐसा कहीं नहीं हुआ था कि
चंदन ने इंटरव्यू लिया था डॉक्टर ठक्कर का, ऐसा नहीं है। बट स्टिल वो एक तरह से हमें बता रहा है, दिस इज़ अ वे ऑफ कन्वेइंग द डीप हिस्ट्री। पर रिमिक्स भी किया जा रहा है वर्जन को, क्योंकि डॉक्टर ठक्कर को लेके आना था, बताना था, इसीलिए देखो अब रियल में द टाइटल इज द तारा, और जो दूसरा जो डेन लिख रहा है में द डुप्लीकेशन ऑफ दैट सेम थिंग, इट्स इमिटेशन दैट इट्स अ ट्विंकल तारा। अब ये जो है एक तरह का सेमी हाफ इन द हाफ जिसे हम बोलते हैं, द रेट्रो एंड द वेट्रो फेसेस, यानी सिंपल बात करते हैं अगर हम, दैट इज द हाफ फोल्ड। ये जो हाफ फोल्ड है इज एन एग्जैक्ट इमिटेशन ऑफ द अनदर फोल्ड, बट देयर इज सम चेंज, कुछ चेंज करके डाला गया है। जैसे कि जो लिख रहा है डेन, वहाँ टाइटल है दैट इज द ट्विंकल तारा, और जो रियल कहानी दैट इज तारा, और जो लिख रहा है उसमें डॉक्टर ठक्कर का इंटरव्यू लिया जा रहा है, बट इन रियल इंटरव्यू नहीं कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो इस तरह पर ये क्या है, मोड ऑफ कन्वेइंग द हिस्ट्री, यानी वो एक जरिया है हमें बताने का कि क्या हुआ था रियल में। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि रीड द स्टेज डायरेक्शन में क्रॉस कट टू द डेन वे दे सडनली जग्स एंड वो फ्रॉम ए नाइटमेयर। एकदम से स्टेज पे कई जगह सीन दिखाया गया, एकदम से वो डेन पास्ट में जाता है, फिर एकदम से उड़ जाता है वो। इससे रीडर कनेक्ट हो जाते हैं, इससे ऑडियंसेस कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्ले है तो मैक्सिमम ऑडियंसेस स्पेक्टेटर होंगे, वो कनेक्ट हो जाते हैं और फिर डेन के थ्रू जो है वो देखते हैं। तो डेन यहाँ पे एज एन इमिटेशन कर रहा है, एक वर्क को इमिटेट कर रहा है, और अपना ही एक हिस्ट्री को वो इमिटेट कर रहा है, और दो फोल्ड दिखाए हैं, दैट इज़ द हाफ एंड हाफ फोल्ड, जो कि कंप्लीट सिनेरियो देते हैं रिगार्डिंग टू द प्लॉट। हाफ प्लॉट पे मूव कर रही है और नेक्स्ट हाफ प्लॉट और रखा गया है, इन दोनों को कनेक्ट किया गया, जैसे ट्विंकल तारा एंड द तारा। वहाँ पे डॉक्टर ठक्कर का इंटरव्यू लिया जा रहा है, यहाँ पे डॉक्टर ठक्कर का एज एन रोल है। तो एक एप्लीकेटिव फॉर्म और एक थियोरेटिकल फ्रेम वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है साफ। तो यही सारा कुछ आपको लिख के आना है। व्हेन द प्ले एंड्स वी आर बैक विद द डेन इन द रियल टाइम, द डेन इमेजिन दैट what we have watched and the Dane plays realize the action are constructed from the Dane point of view। रीडर देख रहे हैं फ्रॉम द Dane point of view कि क्या हो रहा है और किस तरह से चीज़ चल रही है। और डॉक्टर थक्कर का इंटरव्यू वाला सीन वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऐसा लग रहा है कि कई जगह द वेल मेड द प्ले द शेपिंग और द रीशेपिंग एज जस्ट लाइक द प्लास्टिसिन, इट मीन दैट प्लास्टिक कंपैटिबिलिटी। प्लास्टिक वाला सेंस लग रहा है कि जैसे कि उसको शेप में डाल रहे हैं फिर से रीशेप में लेके आ रहे हैं, उस तरह का कंसेप्ट। तो प्लास्टिसाइन में यहाँ पे थर्मोसेट नहीं किया है, दैट इज़ ए थर्मोप्लास्टिक, इट मीन दैट यू आर मोल्डिंग द प्लास्टिक, कि दोबारा से आप रीशेप में डाल रहे हो द सेम प्लास्टिक इनटू द अनदर शेप, इस तरह से लग रहा था। इट्स लाइक इट्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ द प्ले दैट हैज़ द प्लास्टिसिन नेचर। तो ये याद रखना, द प्लास्टिसिन और थर्मोप्लास्ट जैसा एसेंस देखने को मिलता है इसमें। और किस तरह से कहानी को हर जगह पे जो है वो एक कट दिया गया है, शार्प वेंट दिया गया है, फिर एक और कट दिया गया है, ताकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट को जो है वो मैनेज किया जा सके, उसे यूनाइट किया जा सके। कंसेप्ट कहीं पे भी ऐसा नहीं आ रहा कि बोर्डम क्रिएट हो। एट द वेरी बिगनिंग जैसे हम शुरुआत आते हैं इस कहानी, इस पूरे प्ले की शुरुआत में आते हैं, वहीं पे आपका इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो कनेक्ट हो जाता है टुवर्ड द डेन, जहाँ पे वो द सियामीज ट्विंस दिखाए गए हैं विद द टू बॉडी विद द थ्री लेग्स, दैट इज यूनिक कंसेप्ट जो आपको बिल्कुल ही जोड़ देती है। इवन रीडर वहीं से कनेक्ट हो जाता है, फिर रीडर जो है प्लॉट की तरफ मूव करने लग जाता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। पर प्लॉट, अब वो प्लॉट की तरफ आया, जो स्टोरी से प्लॉट की तरफ मूव होना, दैट मेक्स इंटरेस्ट। और ये सभी होते हैं राइजिंग एक्शन। तभी मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे डीबी कोई समरी का गेम नहीं है, क्योंकि आप इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हो। इट मीन आपको समझ आना चाहिए कि सरफेस लेवल से डीप लेवल पे आप जा रहे हो, स्टोरी से आप प्लॉट पे मूव कर रहे हो। तो क्यों, जब तक किसी का इंटरेस्ट ना हो वो स्टोरी से प्लॉट तक मूव कर ही नहीं सकता। अब स्टोरी क्या है, सरफेस लेवल, आपको पता है दो शरीर पे तीन टांगे, पर ऐसा फिर हुआ क्या, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, इट मीन दैट यू आर नाउ द, it directly mean that you are searching for the reason, you are crawling, or it mean that you have a deep desire regarding to the reason, यानी reason के लिए आप भाग रहे हो। and if you are searching for the reason, if you are crawling for the reason, that makes it that you have interest। अब इससे पता चल रहा है कि that you really have an interest, और जहाँ interest है that is the perfection of the writer, and here's दत्तानी। तो दत्तानी है यहाँ पे, दत्तानी का यही कंसेप्ट है, दैट हाउ यू कैन मूव योर रीडर फ्रॉम द सरफेस लेवल टू द डीप लेवल, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द दत्तानी। तो ठक्कर का दिखाया द ट्रायम्फ इन कंक्लूजन, ये सारी बातें हैं।
The Tani moves from one level to the another, the lightning speed, the use yes and the lightning and the music. When the play begins to spot the picks up the rain, किस तरह से एकदम से लाइटनिंग के थ्रू, कभी म्यूजिक के थ्रू एक सीन से दूसरे सीन पे शिफ्ट किया जा रहा है. दिस इज़ अगेन परफेक्शन. आप म्यूज़िक का यूज़ कर रहे हो, और इवन आप जो यहाँ पे है म्यूज़िक के साथ साथ आप लाइटनिंग का यूज़ कर रहे हो. दैट इज़ द नेचर का यूज़ एंड द नेचर द होमोसेंट्रिक एसेंस का यूज़ करके आप शिफ्ट कर रहे हो एक फेज से दूसरे फेज तक. तो इस तरह की राइटिंग है. दैट इज़ द सेटिंग ऑफ द राइटिंग. द प्ले द फीलिंग ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन. बिल्कुल सही. कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि प्ले के जो अलग कैरेक्टर उनकी अलग दुनिया चल रही है, अलग कहानी चल रही है. नहीं, कोई सेमी प्लॉट्स नहीं है. एक एक कोर प्लॉट है, एक सेंट्रल प्लॉट है, और उसी पे एक कैरेक्टर को ग्रूव किया गया है. और कैरेक्टर के नाम भी बहुत सोच समझ के रखे गए हैं. जैसे तारा आयरॉनिकल है, चंदन ऐसी, द पटेल क्योंकि पटेल मेंशन किया है, यानी एक एक हिस्ट्री है. दैट इज़ एन एलिग्री. द कल्चरल एलिग्री है कि एलिग्री का सिंपल मतलब होता है अगर आप कोई सिंबल इस्तेमाल कर रहे हो एंड दैट हैज़ एन हिस्ट्री, तो दैट हैज़ हिस्ट्री, सॉरी, अगर उसके कोई हिस्ट्री है तो दैट इज़ कॉल्ड एलिग्री. तो यहाँ पे जो एलिग्री है वो कल्चरल एलिग्री के. पटेल किस तरह से जो गुजराती लोग हैं वो लड़की के पैदा होने पे उसे दूध के अंदर डाल देते हैं, ये भी बहुत कंसेप्ट से इस्तेमाल कर रखा है. और तो भारती जो है वो नाम यहाँ पे कनेक्टेड है रिगार्डिंग टू द पॉलिटिकल सिनेरियो. तो दैट यू ऑल रिमेंबर दैट द म्यूज़िक इज़ एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट इन बाय द ब्रह्म्स. यहाँ पे दो म्यूजिशियन का नाम इस्तेमाल किया है. द फर्स्ट वन इज़ द ब्रह्म. ठीक है, अगर आप जानते हो थोड़ा बहुत म्यूज़िक में इंटरेस्ट है. द सेकंड इज़ द बेथोवन. बेथोवन पुराने ज़माने में अगर आपने कंप्यूटर लिया हो, इट मीन दैट P4 ये सब दिया, डेस्कटॉप आप अगर लेते तो उसमें एक म्यूज़िक पहले से आता था. दैट इज़ द बेथोवन का म्यूज़िक. बहुत ही हमेशा ये टल्ली रहता था इस तरह का, बहुत ज़्यादा पीता वीता था. कभी इसने लाइफ वैसे देखा नहीं है, बट इतना इसकी म्यूज़िक की क्वालिटी इतनी बेस्ट थी कि आज तक ऐसा कोई म्यूजिशियन आया नहीं है. ठीक है, और एंड में कहते हैं कि बीथोवन जो है वो बहरा होने लग गया था. उस टाइम पे उसने बहुत अच्छी म्यूज़िक को कंपोज किया था. If you remember, the first reference to the Brahm in the stage direction is the first right interview. The Dr. Thakkar ends and the Dane describing himself as the freak among the freak. ठीक है, जब डॉक्टर ठक्कर के साथ जो बात कर रहा होता है कौन, यानी डेन, तब वो बोलता है कि हाँ आपने एक ऑपरेशन किया था. उस ऑपरेशन में द फ्रीक अमंग द फ्रीक्स, यानी एक शरीर पे 3 टांगे थी, तो उसको बोल रहे थे फ्रीक अमंग द फ्रीक. मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है. और वहाँ उसके बाद एक एक्सप्लोसिव ओपनिंग ऑफ द ब्रह्म के म्यूज़िक शुरुआत होती है. ठीक है, ब्रह्म और बेथोवन दो हैं ये बंदे, बहुत अच्छे इनके हैं. बेथोवन के बाद ब्रह्म आया. इसके म्यूज़िक की जो कंसर्टो है वो भी बिल्कुल हट के था. तो ये जो ब्रह्म है वो यहाँ पे तारा इज मेड, जो ब्रह्म का जो देखो, जो इस ब्रह्म का जो म्यूज़िक है दैट इज़ कनेक्टेड टू द यूथफुल डेज ऑफ द लाइफ. इट इज़ कनेक्टेड टू द यूथ एनर्जी, द मेर्थ, इट मीन द हैप्पीनेस, इससे कनेक्टेड है ये. इट मीन द पॉजिटिव सेंस. और साथ ही साथ अगर आप और को बताना, जीलनेस रिगार्डिंग टू दैट, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट. ठीक है, इससे कनेक्टेड है इसकी म्यूज़िक. और बीथोवन जो है, बीथोवन का जो है इस दैट साउंड्स सैड. ठीक है, यहाँ पे आपको लगेगा कि ठीक है उदासी भरा इस तरह का है बीथोवन का. और बीथोवन की लाइफ जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एन एलिगरी, जो कि इस कैरेक्टर में अब आपको पता चल गया होगा. तारा किसको फॉलो कर रही होगी, तारा कर रही होगी बीथोवन को. और वहीं पे जो है वो फॉलो कर रहा है किसको, यहाँ पे ब्रह्म को. तो दिब्राम्स है इसको फॉलो कर रहा है चंदन, क्योंकि इसमें अब बहुत ज़्यादा आगे कुछ करने का एक जज्बा इस तरह का है. जबकि बीथोवन जो है किस तरह से अपने एंड फेज़ में, उसकी लाइफ खुद एक ट्रेजेडी थी, एंड फेज़ में किस तरह से वो बहरा हो जाता है, फिर भी उस टाइम पे वो बहुत कुछ लिखता है. तो यानी एट द एंड जब द वेरी एंड अगर मैं बात करता हूँ, लाइफ ख़त्म होने वाली है बट स्टिल दैट यू होल्डिंग द होप. इट मीन दैट यू हैव होप इनसाइड यू. दैट इज़ बीथोवन. और सेम तारा पे भी यहीं पे है कि तारा का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, किस तरह से उसकी लाइफ खतरे में है बट स्टिल वो होप को होल्ड करके चल रही है. द सेम दैट वन इज़ कनेक्टेड टू द बीथोवन. और यहाँ पे ब्रह्म का क्या है, इट मीन दैट इज़ फुल ऑफ एक्सपोजर, that is full of ecstasy. It means that extreme happiness. वो हैप्पीनेस है, इट मीन दैट पावर वेलियंसी, उसको डिनोट कर रहा है. तो यहाँ पे एक सीन है जब तारा को एक्सपोज किया जाता है. तारा को बोला जाता है कि अपने जो आर्टिफिशियल लगे उसे 3 गर्ल्स को दिखाना है अपने लोकेलिटी में. ठीक है, उसके बाद वो घर में एंट्री करती है, उसके बाद म्यूज़िक चलता है और वो सोते शी देन सेज द बीथोवन मस्ट हैव बीन ए पैशनेट मैन
व्हेन शी इज़ टोल्ड दैट इट इज़ ब्रह्म, तो म्यूज़िक चलाता है चंदन, उसको लगता है कि ये जो म्यूज़िक है वो पर्टिकुलर बीथोवन का होगा। पर जब बाद में पता चलता है कि ये तो ब्रह्म का चला रहा है, तो कहती है इसे बंद करो। शी सेज स्टॉप इट एंड टर्न इट ऑफ, है ना, इसको बंद करो, बकवास है ये। तो ये जो कंसेप्ट है इसको बहुत समझना है। अगर इन केस अगर म्यूज़िक के ऊपर आ गया क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना है बीथोवन के बारे में, ब्रह्म के बारे में, तारा बीथोवन को क्यों फॉलो कर रही है और चंदन यहाँ ब्रह्म को क्यों फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से एक बात और क्लियर होगी कि जो दो कैरेक्टर हैं इसमें जो कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है वेस्टर्न कंसेप्ट है, मीन दैट वेस्टर्नाइजिंग। तो क्योंकि हम इंडियन राइटिंग पढ़ रहे हैं और इसमें वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक पे इतना इंटरेस्ट दिखाना एक वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू, एक बेंड दिखाती है टुवर्ड द वेस्टर्न कल्चर एंड ऑल्सो टू द वेस्टर्न थिएटर, और दैट इज़ द म्यूज़िक थिएटर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास कंपोज़र हैं जो कि जर्मन कंपोज़र एंड द बीथोवन इज सेड टू हैव इन्फ्लुएंस द ब्रह्म, कि बीथोवन ने जो है वो ब्रह्म को इन्फ्लुएंस किया था। तारा इन डीप हर्ट एंड द रिसेंटमेंट कॉज द नॉर्मल एंड वॉन्ट्स, वो ये बीथोवन को क्यों वो ऐसा करती थी, और बाकी जो ब्रह्म को क्यों फॉलो करता था चंदन। ठीक है, चंदन हैज़ हैविंग द क्वालिटी ऑफ हाई ट्रेजेडी एंड द रोमांस एंड यूथ bursting forth the world will with all its claim a spring like freshness, इसलिए ये सारी जो है वो ब्रह्म में मिलती थी, इसीलिए वो ब्रह्म को यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू देता था। और दूसरी तरफ जो तारा क्यों बीथोवन को ज़्यादा वैल्यू देती थी, मैंने आपको समझा दिया है। तो डिस्कशन अबाउट द म्यूजिक, आई डिड से दैट मैनी ऑफ अस आर नॉट हैव heard about the composer have heard of the तारा चंदन। अच्छा, ये जो वेस्टर्नाइज सिस्टम को दिखाती है जो मैंने आपको अभी बताया, and how is the music used in the play, you do realize that it is of the director to choose what music to play। अच्छा, ये डायरेक्टर का रोल होता है कि कौन से म्यूज़िक को प्ले करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये प्ले है जिसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाएगा, तो डायरेक्टर के हाथ में है। बट दत्तानी जो है वहाँ पे इन्होंने पहले ही डाल रखा, उन्होंने इस तरह का म्यूज़िक वो पहले ही राइटिंग में ही, और राइटर ने यहाँ पे डिज़ाइन कर रखा है रिगार्डिंग टू द म्यूज़िक। और भी ये कई जगह ऐसे ऐसे म्यूज़िक को ऐड किया गया, जैसे कि टेलीविज़न स्टाइल सिग्नेचर ट्यून इज़ प्लेड एट द इंटरव्यू फॉर्मेट, जब इंटरव्यू दिया जा रहा था जैसे टीवी में जिस तरह का म्यूज़िक बैकग्राउंड में चलता है, द सेम जो म्यूज़िक है वो दत्तानी ने यहाँ पे प्लेस कर रखा है। तो यानी डायरेक्टर वाला जो रोल है वो भी यहाँ पे एज एन राइटर जो है वो मूव करवा रहे हैं। And we have already seen the Tani use of the technique and the presence of the two actor playing the same character, ये already हमने बात कर ली है। अभी इसके जो फाइनल सोल्यूशन डांस लाइक मैन, इनमें भी दत्तानी ने यही कंसेप्ट को यूज़ किया है। And you must also notice that Dattani definitely sketches the social environment of the geographical locale. It means that Bangalore का यूज़ हुआ है इसमें, that मुंबई, लंदन, और यहाँ के बिल्कुल इसी एजेंडा में रखा गया है। कई जगह पे जो लैंग्वेज को है उसको भी वैसे ही सेट किया गया है। 3 जगह के लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, और तीनों लैंग्वेजेस को उसी एरिया के ऑर्डर में ही उसको सेट किया है। जब लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ आपको ज़रूर बताऊँगा। एंड व्हाट्स द डिटेल डू यू थिंक दैट द मेंशन ऑफ द मूवी द फर्स्ट नेम, और जो इस मूवी का भी और नाम दिखाया गया, इवन व्हेन वी सी दैट शी इज़ shown the Prema's mother that who is denying her access to her friend, and this is of the Rupa scenes। अच्छा देखो, यहाँ प्रेमा है, यानी प्रेमा, प्रेमा मदर, यानी प्रेमा एक लड़की है और उसकी जो मदर है। ठीक है, ये जो प्रेमा कैरेक्टर है माइनर कैरेक्टर है, इसकी फ्रेंड कौन है, रूपा। तो एलजीबीटी के थ्रू भी इसको डील किया जाता है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, जैसे क्यूअर स्टडी के अंडर रिगार्ड हम लेते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द क्यूअर स्टडी। तो यहाँ पे दिखाया गया जो रूपा है वो लेस्बियन टाइप के उसमें वो दिखाएं, क्योंकि रूपा जो है बहुत ज़्यादा फैटल अट्रैक्ट हो गई थी किसकी तरफ, प्रेमा की तरफ, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड थी वो प्रेमा की तरफ, इसीलिए जो प्रेमा की मदर है वो उसे घर से भगा देती थी। और उसके बाद कई सारे मूवी जो हैं दैट डिक्टेटेड बाय हर द अवेकनिंग द सेक्सुअलिटी। रूपा के चॉइस ऑफ मूवी ऐसी होती थी जो कि सेक्सुअलिटी से कनेक्टेड होती थी। एंड एंटरसी प्ले, और भी कई सारे जैसे सूफी चॉइस, द ट्विंस, द चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड। ठीक है, इस तरह के जो है वो बताती थी किसको, तारा को। एक तरह से ये भी इरॉनिकल है। और सूफ़ी का मैंने, और सूफीज़ चॉइस में मतलब मैंने बताया आपको पीछे क्या था सूफीज़ चॉइस, ऐसे ट्विन जो कि इससे कनेक्टेड, एंड द चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड, ये भी कि मतलब किस तरह से जो नीचे वाले जो होते हैं, कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जो अपंग होते हैं, उस तरह की सिनेरियो भी इसमें दिखा रखा है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है इट मीन द रूपा, और रूपा को इंट्रोड्यूस करना और रूपा को किस तरह से फिक्स करना एज एन कैरेक्टर, और कई सारी बातें जो है प्लॉट के अंदर एज एन रीज़न की तरह उसको डिक करना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो कि यहाँ पे दत्तानी ने किया। ये इस स्क्रू अप कैरेक्टर कहते हैं, मेन कैरेक्टर को स्क्रू किया गया है,
और हर जगह प्लॉट पे सही सही जगह पे इसको फैब्रिकेशन के थ्रू जो है उसको बिल्कुल फ्रेम किया गया है। ऐसी और भी कैरेक्टर दैन नलिनी एंड द प्रेमा इमीडिएटली इवन दैट यू डोंट रिमेंबर देयर नेम्स। रूपा इज देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द स्टेज। रूपा ही इन कैरेक्टर्स को लेके आती है, रूपा नहीं आते तो ये बाकी कैरेक्टर्स नहीं देखने को मिलते। द प्रफुल्ल इज द पटेल्स ब्रदर। प्रफुल्ल जो है वो पटेल का भाई है जो इंग्लैंड में है, और उसी के पास जो है डेन को भेजता था। कई बारी बीच में बोला था पटेल ने कि वो अपने यानी वो चंदन को चाहता है कि फ़ॉरेन जाए और वहाँ जाके हाई स्टडी के लिए जाए, वो अपने भाई के पास भेजने की कह रहा था, जिस उस भाई का नाम क्या है, प्रफुल्ल। तो पटेल के भाई का नाम प्रफुल्ल है और चंदन टू फादर, पर जबकि चंदन ये चाहता था वो खुद ही रहेगा अपने उससे, ऐसे नहीं है कि अपने उनके साथ रहे। ठीक है, तो चंदन अपने आप अपना स्टैंड खुद लेना चाहता था। एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द प्रेमास मदर। और प्रेमा कैरेक्टर हो गए, पटेल का भाई प्रफुल्ल कैरेक्टर हो गया, नलिनी हो गए, ये सारे कैरेक्टर जो है वो रूपा के थ्रू ही इंट्रोड्यूस होते हैं स्टेज पे। Dattani tries all the resources of the theatre in his command to order to make the effective dramatic statement। बिल्कुल ड्रामा एज इन रियल एज इन ड्रामा लगे उसको यहाँ पे पूरा राइजिंग एक्शन फॉलिंग एक्शन को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। देखो राइजिंग एक्शन होता है जब जब इंटरेस्ट आपका जागता रहे, दैट इज कॉल्ड द राइजिंग एक्शन। और एक टाइम पे वो जितने भी जो नॉट्स हैं यानी जो उलझन है उन सबको सॉल्व करता है राइटर, दैट इज कॉल्ड द फॉलिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन अगर दोनों इक्वल हो जाए और पोएटिक जस्टिस मिल जाए, पोएटिक जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ, ठीक है, लिटरेचर में पोएटिक जस्टिस अगर मीट हो जाए तो हम बोलते हैं ठीक है दैट इज़ द हैप्पी एंडिंग ऑफ द राइटिंग। जैसे इसमें जो है डेन ने जो लिखा है यहाँ पे द ट्विंकल तारा, उसमें किस तरह से दोनों की जो आत्माएं निकलवा के आपस में मिलवा दी, दैट इज़ द हैप्पी एंडिंग द पोएटिक जस्टिस। और इसमें और सब बातें जो ध्यान रखने की उतनी नहीं है कि जो हिंदी फिल्म एंडिंग इस तरह से की गई है, बस उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं बाकी पे। अब आते हैं द नेक्स्ट इज द लैंग्वेज एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो लैंग्वेज इन इंडियन इंग्लिश ड्रामा बाय लुकिंग द अर्लियर यूनिट, इसमें लैंग्वेज को बहुत सही रखा गया है। जैसे कि टैग क्वेश्चंस डाले हैं दत्तानी ने, डू वी, डोंट वी, ठीक है, इजंट इट, इस तरह के टैग क्वेश्चन है जो कि खुद पे एक सेल्फ रेस्ड होते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पे दिखाया गया कुछ कैरेक्टर जैसे रूपा दोबारा आ गई जो कि कन्नड़ लैंग्वेज बोल रही है, इवन द इंग्लिश बोलती है, ठीक है, पर ये जो है अपने आप को एज एन बोस्ट करती है। सो आता ना कन्नड़ भाषा आती है इसे, ना इसे इंग्लिश आती है, ठीक है, इसलिए कन्नड़ को बहुत ही एट्रोशियस यानी बहुत ही अजीब बेढंगे तरीके से बोलती है, जैसे इंग्लिश को बेढंगे तरीके से बोलती है, जैसे प्रिजम्पचुअस और हाफ बेक्ड कहते हैं, आधा आता है आधा नहीं आता। अच्छा, एक तो ये ध्यान रखना है रूपा का किस तरह से, रूपा के थ्रू जो बताया गया कि रूपा को ना ये लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को इस तरह से लेके गया ना, उसे कन्नड़ आती थी ना इंग्लिश आती थी, पर यहाँ पे कन्नड़ और इंग्लिश लैंग्वेज को एक वैल्यू दी गई है। एक वैल्यू क्या, वो वैल्यू नहीं कि मतलब कि हाँ इन लैंग्वेजेस के बारे में रूपा कुछ नहीं जानती थी पर फिर भी वो अपने आप को बूस्ट करती थी, क्योंकि लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कल्चर कनेक्टिविटी को भी दिखाती। वो जानबूझ के भारतीय से जुड़ना चाहती थी, इसलिए वो कन्नड़ बोलती थी क्योंकि वो साउथ इंडिया की थी। और इंग्लिश बोल के वो पटेल मतलब जो है उनमें भी आना चाहे, नॉर्थ इंडिया यानी एज इंग्लिश के लिए। तो इस तरह से वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रही थी ताकि वो दिखाना चाहती थी कि वो हर जगह की है, कि मतलब उसको बहुत बेहतर नॉलेज है। और भी आते हैं जैसे कि भैया जैसे टर्म को लिया गया है। और यहाँ पे जो तारा है वो चंदन को भैया बोलती है, तो चंदन को पसंद नहीं है कि भैया बोलना, क्योंकि भैया जो है वो मुंबई में मिल्क मैन को कहते हैं, ठीक है, इसे मिल्क मैन, दूधिया को। तो क्या दूध वाला थोड़ी हूँ मैं जो तू तू मुझे भैया बोल रही है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज का और यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से लैंग्वेज का सिग्निफिकेंस कितना है राइटिंग में। ये जो लैंग्वेज चीज़ होती है दैट मेक्स द राइटिंग द रियलिस्टिक, वो रियलिस्टिक बनाती है इस पूरे लैंग्वेज को। जैसे कि और भी कई जगह देखे, जैसे रूपा जो है वो साउथ इंडियन फ्रेम है उसका, तो साउथ इंडियन के वे से जो है वो इंग्लिश को बोल रही है। जैसे बी एंड पी जो है समझ नहीं आता कहाँ बोलना है। जैसे चंदन आर नॉट, जैसे उसने बोला तारा की सॉरी रूपा की एक लाइन है दैट सेज दैट शी एंड द चंदन आर नॉट कॉम्बैटिबल, ठीक है, कॉम्बैटिबल, बी एंड पी के बीच में कन्फ्यूज़न है कि किस तरह से पी को बी साउंड करवा रही है। तो और द इंग्लिश स्पोकन इन दिस प्ले एंड इवन मार्क्स इट्स अ प्ले ऑफ द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास को दिखाते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा इंग्लिश यूज़ होती है बीच बीच में। एंड इंटोनेशन स्ट्रेस साउंड नॉट विद द ब्रिटिशर, और इंटोनेटेड साउंड और वो जो है वो ब्रिटिशर एक्सेंट में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं रिगार्डिंग टू द लैंग्वेज। In the English spoken in the play, the limiting in any way, the remember this family is found by the interstate marriages। सबसे पहले interstate marriage है, एक तो कन्नडिगा है और एक गुजराती है, ठीक है, दोनों अलग है, इवन दैट वो रिसाइड कर रहे हैं मुंबई। एंड आफ्टर दैट जो डेन है वो लंदन के लिए चला गया।
तो लैंग्वेज का एक अल्टीमेटम है, लैंग्वेज का एक परफेक्शन यूज़ किया गया है, किस तरह से हर जगह जो लैंग्वेज को अलग अलग वे पे दिखाया गया है। इन ऑर्डर टू प्रेजेंट द इमोशन तो इंडियन लैंग्वेज को रखा गया है। इन ऑर्डर फॉर द राइटिंग वो जो डेन लिख रहा है तो वहाँ पे एज एन इंग्लिश दैट्स कोर इंग्लिश तो लंदन के सीन को उठाया गया है। एंड टू प्रेजेंट द फ्लॉ एंड ऑल्सो टू प्रेजेंट द बूस्ट एटीट्यूड ऑफ रूपा, कि रूपा कितनी खाली कैरेक्टर थी, किस तरह का वो बूस्ट, एक तो बूस्टिंग नेचर होता है, हवाबाजी जिसे कहते हैं, तो उसके लिए रूपा को इन्होंने हाफ बेक्ड लैंग्वेज को पकड़ा है। Does Dattani manage the individual character by the English they speak? That you have the Rupa as well as Dr. Thakkar who are characterized by the language they speak. We have looked at Rupa language already and Dr. Thakkar is formal public speech English. उसकी English ऐसी थी scientist is speaking the ordinary view. कोई ज़्यादा क्ल्यू नहीं देना, बिल्कुल नॉर्मल बात करना, सोफिस्टिकेटेड वे से एज एन इंग्लिश का यूज़ करना, प्रोफेशनल इंग्लिश, ठीक है, दैट इज़ द प्रोफेशनल इंग्लिश। नाउ हियर्स सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डज द दतानी यूज द म्यूजिक इन द तारा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो मैं यहाँ पे, पर फिर भी मैंने यहाँ पे आंसर राइटिंग मटेरियल डाला ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो आंसर राइटिंग मटेरियल और आंसर्स वो ज़रूर देख लेना आप। साथ ही साथ मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें और बताऊँगा जो आपको ध्यान रखना है। तो जो मटेरियल है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो जरूर ध्यान रखना है। डिस्कस द यूज़ ऑफ द स्टेज लेवल, ये हमने नहीं करा था, स्टेज लेवल्स एंड लाइटिंग सीन बाय Dattani in Tara. And the third question is that how does Dattani give the texture to the play, and the other words that how does he give you a sense of the place and time, and how does he make you feel that these characters belong to a certain world. That is also a very good question. और इससे अगला क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट ऑल द दत्तानी कैरेक्टर्स स्पीक द सेम होमोजेनाइज कॉन्वेंट इंग्लिश, यानी सब एक जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं? नहीं, हमने एक यहाँ पे कैरेक्टर देखा दैट इज रूपा, ठीक है, देखा किस तरह से पी एंड डी साउंड उसे क्लियर नहीं हो रहा है। तो डिस्कस दत्तानीज यूज ऑफ द इंग्लिश इन तारा, ठीक है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन है और उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। That how does the Mahesh Dattani use the music in his play Tara? So Dattani की play Tara is an poignant exploration of the gender discrimination and the societal norms, and vividly it means that clearly present the rich narrative and the character development. बहुत खूबसूरत लाइन है पहली, आप लिख सकते हो। एंड द म्यूज़िक प्लेज अ क्रूशियल रोल, और म्यूज़िक का बहुत क्रूशियल रोल है इसमें, जैसे कि मैंने बताया आपको दो, तो वो लिखना। बाकी यहाँ पे आप लाइन्स उठाओ जो कि बहुत बहुत अच्छी लाइन्स है, जैसे तारा द फीमेल द ट्विन फेसेस द सिस्टमैटिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन while the Chandan the male twin is given the preferential treatment. Yes, that treatment is the preferential by nature. It means giving the preference to a boy, not to the girl, ठीक है, that is the gender discrimination. तो ये concept बहुत important है यहाँ पे। आगे जब हम चलते हैं तो दत्तानी एम्प्लॉय द म्यूज़िक डेवलप द कैरेक्टर को फुली तरह से डेवलप करने के लिए म्यूज़िक का यूज़ किया गया है। और दो हमने जैसे बात करा दैट इज़ द ब्रह्म एंड द सेकंड वन इज़ द बीथोवन, इसके म्यूज़िक का और इसमें एज एन एग्जांपल डाला गया है। और साथ ही साथ कई जगह जहाँ पे मोनोलॉग है वहाँ पे भी बैकग्राउंड म्यूज़िक को ऐड करके एक पर्टिकुलर मीनिंग कन्वे किया गया है इन अ वेरी रिफाइंड वे। कहानी में प्रॉपर रिदम है और कई जगह मेलोडिक चेंजेस हैं दैट ब्रिंग्स द पर्टिकुलर पीस ऑफ द राइटिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ मेलोड्रामा, दैट ब्रिंग्स द राइटिंग इन मेलोड्रामा फील्ड। तो मेलोड्रामा रेल के थ्रू अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल सही है, उसमें सिग्नल शिफ्ट्स एंड द मूड इन टाइम द मेलोडिक चेंजेस एंड ऑल दिस ब्रिंग टू द राइटिंग परफेक्ट एग्जांपल इन द फील्ड ऑफ द मेलोड्रामा। द डायलॉग्स एंड द म्यूजिक दैट प्लेज अगेन दे प्ले ए परफेक्ट रोल, इसका भी बहुत अच्छा रोल है और दोनों को बहुत ही पैरेलल वे से कंबाइन किया गया एंड ऑल्सो दैट इंटरमिक्सेस both the concept that is the dialogue with some that of the monologue and also to that of the music. The next question is here. Let's discuss the use of the stage levels in the lightning by the Dattani in Tara. तो स्टेज लेवल्स की बात करते हैं। द स्टेज लेवल आर यूज टू डीएलिनेट द पावर डायनेमिक्स, जो पावर डायनेमिक्स है एंड द कैरेक्टर रिलेशनशिप एंड द साइकोलॉजिकल स्टेट, अगर इन सब को हमें समझना है कि कैरेक्टर का रिलेशन, जैसे दिस वन कैरेक्टर वन, दिस वन इज द कैरेक्टर टू एंड दिस वन कैरेक्टर थ्री, एंड जस्ट वी आर हियर दैट जस्ट गेटिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट कैरेक्टर। अगर हमें अलग अलग कैरेक्टर के रिलेशन के बीच पता करना है, उनके बीच में रिश्ता क्या है, तो वी हैव टू मूव थ्रू द स्टेज लेवल्स। हमें अलग अलग स्टेज लेवल के थ्रू मूव करना पड़ता है। स्टेज लेवल का मतलब है दैट मल्टी लेवल स्टेज, एक वही सेम स्टेज है बट
is oriented in different direction, in the different scene, in different way. हर वक्त उसी स्टेज को अलग अलग तरह से प्रेजेंट किया गया है। कई बार देखने को मिलता है कि सेम स्टेज है एंड द मोर वन कैरेक्टर एंड इवन द सिंगल कैरेक्टर इज प्लेइंग द बाइलिनियल रोल। ऐसे ऐसे कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। इट मीन दैट सेम डायरेक्शन अपर एंड द लोअर स्टेजेस, the stage level in the differentiation between the upper and the lower stages often symbolizes the varying the degree of the visibility, privilege and the entrapment experience of the character. तो अपर स्टेज लोअर स्टेज इसमें भी रखा गया है, स्टेज डिस्टिंक्शंस रखे गए हैं ताकि पता चल सके हमारा जो मेन कैरेक्टर है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो उस मेन एज एन ग्रेविटी होल्ड कर रहा है, वो किस तरह से चलेगा, और जो लोअर है उसके बाद सब्जुगेटेड है, एंड इवन दैट द सप्रेस्ड कैरेक्टर और जो माइनर कैरेक्टर है उनको किस तरह से स्टेज में उतारना है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेज ओरिएंटेशन। ठीक है, स्टेज ओरिएंटेशन का पार्ट है। The upper stages basically belongs to the privileged class one, जिनके पास socially and economically advantaged है, यानी जो major character है that deals with the upper stage character, and the minor character जैसे रूपा and even the Praful that belongs to the minor character, तो वो low stage level पे है, that is the upper stage and the low stage। फिर उसको दोनों को intermix किया जाता है in order to proper weave the fabrics of plot, ताकि प्लॉट जो कि रीज़न है बिहाइंड द स्टोरी उसको प्रॉपर वीव किया जा सके, उसे प्रॉपर बुना जा सके, उसको प्रॉपर निट किया जा सके इन ऑर्डर टू निटिंग दैट प्लॉट और टू गिव दिस स्ट्रेंथन टू द प्लॉट, और कैरेक्टर का एक पर्टिकुलर रोल डिफाइन करने के लिए एंड इंटरमिक्सिंग एंड मेकिंग द प्लॉट मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर इंडिपेंडेंट, इसके लिए हमें ये सब करना पड़ता है। इट मीन दैट टू इंटरमिक्स द लोअर लेवल एंड द अपर लेवल, इन दोनों लेवल ऑफ स्टेज को इंटरमिक्स करना पड़ता है। लाइटनिंग ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। लाइटनिंग की जब बात करते थे तो इसका भी एक हट की बात है कि देखो हम जब लाइटनिंग को समझते हैं तो हमें मोड याद रखना है, जैसे डिम मोड, द मॉडरेट मोड एंड द हाई मोड। हाई मोड ऑफ द लाइटनिंग जब सीन में एक्सटेसी, इट मीन दैट कुछ बहुत अच्छा हो रहा हो, दैट मर्थ एंड समथिंग, इट मीन्स द एक्सट्रीम हैप्पीनेस, MIRTH, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड सीन चल रहा हो, देन the stage director, the stage orienter and the play right designer and even that the जो स्टेज ओरिएंटर होते हैं उन्हें लाइट को बिल्कुल हाई मोड पे सेट करके रखना था। इन मॉडरेट मोड द स्टोरी इज़ रनिंग इन स्मूथ वे। अगर स्मूथ वे में स्टोरी चल रही है तो लाइट का जो मोड होता है दैट बी द मीडियम, और उसके बाद लो लेवल पे शिफ्ट किया जाता है देयर इज समवट द सैड सीन दैट इज़ फुल ऑफ द रिपेंटेंट सीन, द मोनोलॉग सीन। जब बहुत ज़्यादा दर्द वाला सीन चल रहा हो तो लाइट को ऑफ बीट पे रखा जाता है। जैसे इसमें दिखाया गया देख सकते कूल एंड द म्यूटेड टोन्स सॉरी एंड इवन द मेलनकली इंट्रोस्पेक्शन, इस तरह का सीन और द इमोशनल डेप्थ तो हमें डिम पे शिफ्ट करके रखना पड़ता है। द स्टेज डायरेक्टर स्टेज ओरिएंटर को डिम पे सेट करके रखना होता है। इसलिए तो लाइटनिंग का सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइटनिंग दैट कंबाइन विद द म्यूजिक दैट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग बेस दैट अंडरपिन्स the whole story and the whole play, वो underpin करती है। that underpinning means that giving the base, a strong base to the story. The lighting plays a crucial role, the spatial dynamics भी दिखाते हैं। spatial mean the space, यानी अभी स्टेज पे ऐसा है, फिर उसको हटा के स्टेज अब किसी और तरह से, अब जब सैड सीन आने वाला है तो लाइट को डिम किया जाता है ताकि ऑडियंस को एक तरह से प्रिकर्सिव किया जा सके। इट मीन गिविंग दैट हिंट द व्हाट द थिंग इज गोइंग ऑन स्टेज, इट मीन द डिफरेंट थिंग दैट इज नाउ गोइंग ऑन स्टेज, दिस इज व्हाट द डिफरेंट सिनेरियो, ये सब बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ देयर सीन ऑफ द हैप्पीनेस तो लाइट को बहुत हाई मोड पे रखा गया है। इफ़ सडनली अगर लाइट को एकदम से डिम मोड पे लेके आ जाए तो रीडर जो होते हैं, इवन दैट रीडर नहीं, हियर द ऑडियंसेस एंड द स्पेक्टेटर, वो समझ जाते हैं कि यस नाउ द सीन दैट वन इज गोइंग ऑन स्टेज इज समवट द डार्क सीन, अब डार्क सीन होने वाला है। इट मीन सम दैट वन इज कनेक्टेड टू द इमोशंस, दैट वन इज कनेक्टेड टू द रिपेंटेंस, इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग टू द लाइटनिंग सीन। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेज लेवल को इंटीग्रेट किया जाता है, ना ऑल्सो द लाइट लेवल को भी इंटीग्रेट किया जाता है in order to get the proper meaning, in order to place the plot in a crucial way, in an exact way, in an apt way, and to place all the dialogue in authentic way। देखो अगर दो अलग अलग स्टेज लेवल को मिक्स इसलिए किया जाता है ताकि अब जो रीडर को मीनिंग कन्वे करना है, इमोशनल डिप करवाना है,
वो जो ट्रॉमा है वो रीडर को भी और ऑडियंस को भी फील करवाना है, तो दोनों को इंटरमिक्स करना पड़ेगा ताकि हम एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर सकें, प्लॉट को बिल्कुल एप्ट वे से सबके सामने रख सके, क्लैरिटी, एक बिल्कुल क्लैरिटी मेंटेन हो सके। हाउ डज दत्तानी गिव द टेक्सचर द प्ले, इन अदर वर्ड दैट, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है दैट हाउ दत्तानी गिव द टेक्सचर द प्ले, उसके बाद टेक्सचर किस तरह की लाइन्स यूज़ की गई है। इन द अदर वर्ड दैट हाउ डज ही गिव यू अ सेंस ऑफ द टाइम एंड प्लेस, टाइम और प्लेस को कैसे मैनेज किया गया, हाउ डज ही मेक यू फील दैट दीज कैरेक्टर बिलोंग टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, ये जो कैरेक्टर एक अलग दुनिया से हैं। Dattani Ki Tara is richly textured play that immerses the audience in a specific time and place and combination of detailed setting. बहुत अच्छी तरह से दोनों को मिक्स किया गया है, टाइम एंड द प्लेस उसको भी ध्यान रखा गया। द प्लेस, यहाँ पे 3 प्लेस यूज़ हुए हैं। द फर्स्ट इज द मद्रास or the South India, the second one is Mumbai, and the third one is of London। ठीक है, तो 3 ये प्लेस एंड ऑल्सो द टाइम कन्वेंशन यूज़ किया। देखो टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू फ्लैशबैक और एकदम से एट द प्रेजेंट सीन और द पास्ट सीन और द एमलगेशन ऑफ द प्रेजेंट एंड द पास्ट सीन, ये सब को वो ही कर सकता है जिसके जिसके पास टाइम की एक अच्छी परफेक्शन हो, राइटर के पास टाइम को जो मैनेज कर सके। अब द टाइम और द प्लेस बहुत ही प्यारी तरह से कंबाइन किया गया है। दैट इज़ रियली द मास्टर हैंड एंड इवन द हाई वाटर मार्क दैट गोज विद दत्तानी, कि यहाँ पे तारीफ़ की जा सकती है दत्तानी की कि किस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्लेस एंड टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे लेके आए हैं वो। The detailed design of the characters' home, the spaces, and all that is perfectly managed by the writer. The elements are carefully chosen, बहुत अच्छी तरह से chosen elements को चुना गया है, बहुत अच्छी तरह से कैरेक्टर के रोल को रखा गया है, एंड एब्स्ट्रैक्टनेस दिखाया गया, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग। कैरेक्टर्स ज़्यादा फ्लैट कैरेक्टर हैं, कुछ कैरेक्टर को फ्लैट वे में ही मूव करवाया गया है और हम जैसा एक्सपेक्टेड है कैरेक्टर वैसे ही देखने को मिला है। The Tara is meticulously curated to enhance the sense of the time and place. The photograph, religious icon, the traditional Indian textiles, market, cultural identity, personal history, इन सब को दिखाया गया है पीस ऑफ द राइटिंग के थ्रू। अगर राइटिंग इंडिया में चल रही है तो लग रहा है दैट यस दैट यू कैन फाइंड द इंडियन लाइन्स, यू फाइंड द इंडियन टेस्ट। अगर वो चल रहा है तो लंदन और द ब्रिटिश, तो वहाँ पे पूरा ब्रिटिश वाला सीन ही दिखाया जा रहा है। इट मीन दैट राइटिंग एंड इवन द लैंग्वेज दैट वन इज यूज बाय द दत्तानी थ्रू द डिफरेंट कैरेक्टर। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दिखाया गया है, बिल्कुल 3 जगह का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, 2 जगह का दैट इज़ फॉर इंडिया एंड द ब्रिटेन, और किस तरह से अलग अलग नॉर्म्स दिखाए गए विद इन इंडिया। इंटरस्टेट जो है वो भी कल्चर कॉन्टेक्स्ट दिखाया गया है, एक तो वेस्टर्न एंड द इंडियन दैट इज़ एशियन, और उसके बाद जो है विद इन इंडिया द इंटरस्टेट, इट मीन द फर्स्ट गोज विद दैट द मद्रास और द कर्नाटका, बेसिकली मद्रास, और द सेकंड क्या है हमारे पास इस फॉर मुंबई, है ना। तो मुंबई यानी महाराष्ट्र और साउथ इंडिया, इन दोनों के कल्चर दिखाए गए हैं। गुजरात का दिखाया गया है, नॉट दैट मुंबई, और उसके बाद गुजरात का भी दिखाया गया, ठीक है। तो किस तरह से अलग अलग कल्चर के वो दिखा, सिंपल है यार, इसे खुद कर लेना। उन सबको इंटरेक्ट किया है और एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट रखा है ताकि एक सही तरह से कहानी को अनफोल्ड किया जा सके। थीम्स एंड सिम्बल्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। And the temporal context. The temporal context of the Tara is established through a combination of the setting, cultural references, character interaction. ये सब आते हैं हमारे टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट में। काफ़ी जगह टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलता है। सिंपल देखो मतलब क्या है, अगर आप कंफ्यूज हो, द टेम्पोरल सिंपल मीनिंग दैट कनेक्टेड विद द रियल फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड, नॉट टू द स्पिरिचुअल मैटर। यानी मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्ट होना, भौतिक दुनिया यानी एक तरह की ऐसी दुनिया जो कि सिर्फ पैसे के लिए भागती है, सब कुछ मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड को दिखाना, तो वो सब होता है हमारा टेम्पोरल। कि मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी जैसी चीज़ को बिलीव ना करना, कि सिर्फ पैसा है, एक तो कैपिटलिस्टिक अप्रोच रखना, पैसे के लिए मरना, सिर्फ मतलब के लिए चलना, दैट इज़ द मटेरियलिज्म एंड दैट इज़ कॉल्ड द टेम्पोरल। यही है टेम्पोरल। और दूसरी तरफ जो स्पिरिचुअल एसेंस है, दैट इज़ द मेटाफिजिकल, और स्पिरिचुअलिटी मेंटेन नहीं की गई है। एट द एंड जो है, जो कहानी डेन लिख रहा है उसके एंड में वो दिखाता है, इट मीन दैट द पावर ऑफ द स्पिरिचुअल लव एंड हाउ द स्पिरिचुअल लव इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मटीरियल लव। तो वो दिखाया है उसने अपने इसमें ट्विंकल तारा में जो वो लिख रहा है। जोलॉजिकल लैंडस्केप कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा सीन दिखाया गया है, कौन कौन सा लैंडस्केप को यूज़ किया गया, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे। अब आते हैं, डू यू एग्री विद द व्यू दैट ऑल द तानी कैरेक्टर्स स्पीक द सेम होमोजेनाइज कॉन्वेंट इंग्लिश? नहीं, ऐसा नहीं है।
हर कोई अपने लेवल के इंग्लिश यूज़ कर रहा है। जब हम माइनर कैरेक्टर पे जाते हैं, मेजर कैरेक्टर पे जाते हैं, तो भी अलग-अलग लैंग्वेज देखने को मिलता है। दत्तानी के कैरेक्टर में सोशियो इकोनॉमी, कल्चरल बैकग्राउंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दत्तानी इनकॉर्पोरेट द वेरिएशन ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज का अलग-अलग वेरिएशन यूज़ किया है और उसको इंटरमिक्स किया है। In contrast, the character, the domestic worker, the lower class individual may use the English less formal, the less polished manner. तो जो लो लेवल के लोग हैं, दे आर यूजिंग द टाइप ऑफ द इंग्लिश दैट इज कॉल्ड द लेबर इंग्लिश, दिस दैट एंड सो। ठीक है, इस तरह की इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं जिसका बोलते हैं लेस पॉलिश्ड मैनर, है ना। लेस पॉलिश्ड इंग्लिश यानी कम पॉलिश मारी हुई इंग्लिश, यानी उतने ज़्यादा क्लियर कट नहीं है उनके इंग्लिश में। उसके बाद कल्चरल एंड सोशल रिफ्लेक्शन भी दिखाया गया राइटिंग में। सोशो और कल्चरल डायनेमिक्स काफ़ी हैं, अलग अलग स्टेट एंड इवन द कंट्री, उनको आपस में इंटरमिक्स किया गया है प्लॉट के अंदर। और द यूज़ ऑफ द इंग्लिश इन द तारा रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनियल लिगेसी, और कॉलोनियल लिगेसी एंड द ग्लोबलाइजेशन जैसे कंसेप्ट को भी इसमें दिखाया गया। द ग्लोबल कनेक्टिविटी, किस तरह से जो कैरेक्टर इंडिया के हैं बट दे आर इंक्लाइन टूवर्ड द वेस्टर्न कंसेप्ट और द वेस्टर्न आइडियोलॉजी, वेस्टर्न आइडियोलॉजी की तरफ झुके हुए। जैसे म्यूज़िक में देखते हैं तो ब्राह्मण द बीथोवन, और किस तरह से सूफी चॉइस, इस तरह की मूवी का जिक्र किया जा रहा है। कहीं पे ऐसा इंडियन मूवी और इंडियन टेस्ट नहीं रखा गया, जिसका मतलब है अब बैंड किस तरह से टोटली इंक्लाइंड है ये सारे लोग, है तो इंडिया के पर स्टिल इनका जो हार्ट है दैट वन इज इंक्लाइंड टुवर्ड द वेस्टर्न आइडियोलॉजी और द वेस्टर्न कंसेप्ट। द डायलॉग्स एंड ड्रामेटिक फंक्शन, बहुत अच्छी तरह से डायलॉग को रखा गया है दैट परफेक्टली सूट्स द पर्टिकुलर कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर बोल्ड है द डायलॉग इज देयर बोल्ड, अगर अगर कैरेक्टर कहीं ना कहीं वीक और फ्रेजाइल लगता है तो दैट वन इज परफेक्टली प्लेस्ड बाय द दत्तानी द फ्रेजाइल एंड द मीक मैटर। थीमेटिक इम्प्लीकेशन एंड द लैंग्वेज यूज, लैंग्वेज को बहुत, लैंग्वेज को ऑलरेडी हम कर चुके पहले ही। लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी हो रखा है, कंक्लूजन आप खुद कर लेना। नाउ हियर द लेक्चर एंड्स, यहाँ पे लेक्चर के हमारी, यहाँ पे हम फाइनली लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और किस तरह का आपको ये लगा ये दत्तानी की तारा, प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करना। और इसी से एक राइटिंग बिल्कुल मैच है, दैट इज़ द हार्ड नॉक्स ऑफ लव। ठीक है, ये भी राइटिंग है, आप गूगल करो आपको ये राइटिंग मिलेगी। एंड द राइटर इज़ अजितेश आनंद एंड हियर द लेक्चर इज़ ऑल्सो टेकन बाय अजितेश आनंद। ठीक है, यानी मैं ही हूँ। तो सिमिलरली यानी सिंपल सी बात है कि ये किताब जो है वो मैंने ही लिखी है। और भी कई सारी किताबें लिखी है, आप मुझे गूगल करके पता कर सकते हो, दैट फील योर विंग्स। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ना चाहते हो, जस्ट टाइप देयर दैट अजितेश आनंद एंड यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। और ईमेल आईडी भी है फॉर द नोट्स एंड फॉर द लेक्चर। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और नीचे जो है साथ ही साथ अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है फॉर द प्राइवेट क्लासेस, आप मुझसे जुड़ सकते हो। और क्या बोलूँ, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, और चैनल यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।